से कहा कि मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करनी है, तो मेरी माताजी ने मुझे ले गई एक कोर्ट के पास, बोली बेटे इतने सारे वकील हैं और आप तो जानते हैं वकील को बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ होता है। बिल्कुल। और इस कॉलेज के बारे में मैं बस थोड़ा ये बताना चाहूँगा, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एशियाज़ फर्स्ट लॉ कॉलेज, ओहो! एशियाज़ फर्स्ट लॉ कॉलेज। एंड बहुत कुछ दिया है उस कॉलेज ने, पर उससे ज़्यादा एक एक फीलिंग होती थी मुझे जब उस कॉलेज की सीढ़ियों से, वहाँ पे लिफ्ट अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स को, तो सीढ़ियों से हम चढ़ के सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जहाँ पे भी हमारा लाइब्रेरी थर्ड फ्लोर पे था। हर सीढ़ी पे जब हम चढ़ के जाते थे, एक ऑरा, अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, एक फीलिंग आती थी कि यहाँ पे देश के बहुत बड़े वकील पढ़ चुके हैं। क्या बात है! अ, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर उस कॉलेज से ओह! में थे, जाना चालू किया। बट मेरा फर्स्ट अपीयरेंस का जो किस्सा था, हाँ। वो बड़ा इंटरेस्टिंग यस, है। यस, वैसे। और वो सुनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। यस। फर्स्ट डे मुझे ब्रीफ मिली, कुछ मॉर्निंग को ब्रीफ मिल गई कि ये करना है आपको जाके, सीनियर से इंस्ट्रक्शंस लेने होते हैं, वो ले फॉल्ट बिल्कुल। बट उस जज ने मुझे सराहा, उनको डाँटा, बोला गलतियाँ क्या आप नहीं करते? तो अक्सर मैं ये स्टोरी से बताना चाहता हूँ, जब आपको जज डाँट रहे होते हैं, या वो एक्चुअली डाँट नहीं रहे होते, वो सिखा रहे होते हैं। फिर से एक थैंक यू मैसेज किसी को देना चाहूँगा। प्लीज़। सो बहुत यंग एज में एक इंसान ने मेरी उँगली पकड़ी थी ओके। और ये सारी चीज़ें कभी डाँट के, कभी फटकार के, कभी प्यार से सिखाया। सो आई वुड लाइक थ्रू दिस मीडियम आल्सो थैंक संदीप त्रिवेदी। ओके। बहुत ही प्यारे इंसान हैं। यस। आप आई एम श्योर आपने भी आपके फैमिली में देखा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। छोटा बच्चा, बिल्कुल। और ये एक स्टोरी मेरे प्रिंसिपल ने स्कूल की बताई थी उसके फेयरवेल के डे पे, कि एक बच्चा है जिसके माँ-बाप हर साल वेकेशन खत्म हो जाता है, वेकेशन के बाद किसी बच्चे को स्कूल नहीं जाना नहीं होता। होते हैं। तो छुट्टियों के बाद स्कूल कौन या काम पे कौन जाना पसंद करता है? तो उन्होंने बोला एक बच्चा था, उसके माँ-बाप को मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो उसके माँ-बाप किसी भी तरह लालच करके, बहुत ढकल के, आपने देखा होगा ना स्कूल में कोई माँ-बाप खींच के ला रहा है बच्चे को, बिल्कुल। कोई चॉकलेट दे के ला रहा है, बिल्कुल। मतलब बहुत तरीके से वो पुश कर रहे हैं और अंदर भेज रहे हैं स्कूल में, जाओ अभी स्कूल में। और फिर टीचर तो आपको पता ही है। बिल्कुल। एकाध केस मैं ज़रूर शेयर करूँगा और ये परिवार के लिए करूँगा, मतलब सब जो आपके परिवार है ना, उनके लिए करूँगा। एक केस जिसमें मैंने देखा कि मैं वहाँ पे जूनियर था, वहाँ पे एक लॉ फर्म में काम करता था, वहाँ का ये केस था कि 2 परिवार 19 साल 19 साल केस लड़े और उसके बाद एंड में कोर्ट से हार या जीत नहीं हुई। इनके पास आप आपका केस ले जाते हो, या ठीक है? वकील या डॉक्टर दोनों भी सेम है। कोई तो कभी वकील ना जीतता है, ना कभी हारता है। वकील का पेशा है कि वो आपके लिए लड़ता है, आपके लिए प्लीड करता है। क्या होगा, मतलब इन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें झूठ लिखी है और वो प्राइमा फेसी यानी कागज़ पे दिख रहा है ये झूठ है। तो बोला उससे क्या होगा? मैंने उससे आज हम तारीख ले लेते हैं और फिर उसके बाद फिर आप मेरे ऑफ़िस आइए। मैंने उस दिन गया, फ़ोरम को एड्रेस किया, करा और पूरे मेरे जो क्लाइंट है उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। ओके। हो ही नहीं सकता। अब मैटर खत्म हो चुका और बहुत ही बड़े टियर 1 लॉ फर्म बोलते हैं हम, जो बहुत बड़े लॉ फर्म थे, वो उनका केस हैंडल कर रहे थे। उन्होंने ये सजेशन उनके पास भेजा। उन्होंने बोला नहीं इसका कुछ होगा नहीं। तो मैंने एक कहा कि मुझे कोशिश करने दो। उनमें से 2 मेंबर थे वो सोसाइटी, ये सोसाइटी मैटर, हाउसिंग सोसाइटी मैटर जो था वो साबित हो रहा था, इसलिए डायरेक्ट किया कि इसके ऊपर क्रिमिनल इंक्वायरी भी बैठनी चाहिए। हाँ, कंज्यूमर पे। हाँ। ओहो! आपको सबसे जो बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा और मैं इसके लिए सराहना चाहूँगा कंज्यूमर फोरम को, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इज़ द फर्स्ट लेवल, फिर स्टेट कंज्यूमर होता है, फिर नेशनल कंज्यूमर होता है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर ने इतना ब्रेव स्टेप लिया कि ऐसे कंज्यूमर जो गलत बात कहते हैं, फॉल्स करते हैं, 2012 से लेके 2019 तक बस कोर्ट को बहकाते आए, फँसाते आए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा ऑर्डर उन्होंने पास किया। परजुरी मतलब क्या? परजुरी। सो परजुरी का मतलब होता है, ये एक ऑफेंस है हाँ। विच इज अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसका मतलब है जब आप कोर्ट में आए, अगर आप कोर्ट में सच्चाई से आओगे तो आपके लिए कोर्ट जो नो मंदिर है बिल्कुल, जस्टिस का, बिल्कुल। वो आपको देगा। वाह! लेकिन अगर आप कोर्ट में आते हो झूठे दस्तावेज, झूठी बातें, झूठ बोलकर अगर आप केस करने आते हो, तो आपने बस। जुर्म, आपने जो ऑफेंस किया है वो सामने वाले के प्रति नहीं करा है, एग्ज़ैक्टली। वो आपने ऑफेंस किया कोर्ट के साथ, हुँ। इसलिए कोर्ट उसका सुओ मोटो भी एक्शन लेती है।
लीगल पॉइंट ऑफ एक नोटिस आती है तो डर जाते हैं, बिकॉज हमें पता नहीं है, एक तो टेक्निकल लैंग्वेज प्लस हर एक का कोई, जैसे फॅमिली डॉक्टर होता है ऐसा फॅमिली जैसे बोलते हैं ना की वकिलांपासून दूर राहा आणि पोलिसांपासून दूर राहा. अच्छा, सो मैं डर का तो नहीं, एक 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 थोड़ा ह्यूमरस स्टोरी सुना दूंगा प्लीज. जो हम वकीलों के बीच में होती है, या जो आपके लोगों को और समाज को पता होनी चाहिए हम क्या सोचते हैं, वकील क्या सोचता है जब मैट्रिमोनियल मैटर्स. अक्सर लोग बोलते ये वकील वो आपने कहा ना शाड्या माणसाने कोर्टाची पायरी नाही चढावी सोडू चढू नये. नये और वकीलों से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही नहीं चाहिए. तो उसके कंटेक्स्ट में मैं बताना चाहूंगा जब एक मैट्रिमोनियल मैटर आता है एक वकील के पास, तो ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनली उसे डील तो करता है, लेकिन उसकी कभी भी मंशा यानी इंटेंशन नहीं होती कि वो सेपरेट कराए. डाइवोर्स हो जाए. A good advocate is always a first mediation. हम एडवोकेट फ्रेंड्स बैठे थे और कुछ हमारे नॉन एडवोकेट फ्रेंड्स भी आए हुए थे उस ओकेजन पे, और उन्होंने हम एक दो लॉयर थे उनको एड्रेस किया, ये ही इज अ डाइवोर्स लॉयर. अरे बाप रे. मैंने एक आध बार हमने सुन लिया, दूसरे बार कहा तो मैं बोला यार मैं कुछ बोलना चाहूंगा तुझे. अब दोस्तों में तो ऐसा परमिशन नहीं लेते, आप बोल देते हो. यस यस. बोले हम डाइवोर्स लॉयर नहीं है. कभी अगर तुम हमारी कुर्सी पे आके बैठो और सोचो और समझो, तो हम लोग ये वर्ड यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता, बट आपके शो में मैं यूज कर लेता हूँ. जो उस वक्त मैंने कहा था डाइवोर्स लॉयर्स नहीं होते, वो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं. हाँ, वो किसी के लिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जहां पे इंसान घुट रहा है, मर रहा है, उसको उस इंसान को उस रिश्ते से बाहर निकालते हैं. क्या बात. वी गेट फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप. यस होता है. यस. अगर आप थोड़े लो भी हो तो थोड़ा सुन लो, 2-4 किशोर कुमार के गाने सुन लो, आपका अपलिफ्टमेंट हो मुझे जाएगा. कोई आपका फेवरेट गाना है ऐसे? अ, ऐसे बहुत होंगे लेकिन एक आध ये मोमेंट पे आपको सूझ रहा है ऐसे कोई है तो तो प्लीज ये 2 लाइन गुनगुनाइए ना, कोई भी. हाँ, वही गाना ऐसे नहीं, दूसरा भाई कोई. तो अगर आपके ऑडियंस के लिए ये स्पेशली है, बहुत खराब गाता हूँ, प्लीज कमेंट्स में कुछ गलत मत लिखना. सो ये गाना है या. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. I think so. बस. बस अरे वाह, बहुत मस्त है. अच्छा है, ये मेरा फेवरेट गाना है. अरे वो जज होवे, कोई पॉलिटिशियन होवे, Everybody. एडवाइजर होवे या हम होवे, तो मेरा उस वक्त का जो इमीडिएट रिएक्शन है, ये इमीडिएट एक्शन बोलूंगा, मैं घर जाता हूँ और सो जाता हूँ. Okay. ख्याल बहुत आते हैं. सो आई हैव दिस हैबिट ऑफ वेयरिंग दोस आई हाँ. फ्लैप्स एंड स्लीपिंग. Yes. सो क्योंकि आप आंख भी बंद कर लोगे तो ख्यालों में उसी के रहोगे. तो मैं मतलब ऑफकोर्स ब्रेक ले लो, सो जाओ. आंखों अगर नींद आंखें खुली रहे तो आप आई फ्लैप्स यूज करो, मैं यूज करता हूँ, आई फ्लैप्स करता हूँ और सो जाता हूँ. कल देखेंगे क्या करना है, बोले आज तो मुझसे कुछ हो नहीं रहा. बिल्कुल. तो लाइफ में जब वो भी मेरा जब मोमेंट आया था तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं. टेक अ ब्रेक. टेक अ ब्रेक, अपना खुद का एक इनोवेट कर लो कि आपके लिए क्या बेटर क्या है. बेटर है. किसी के लिए शायद गार्डन में जाकर बैठना है, Yes, yes. किसी के लिए समंदर के किनारे है, मेरे लिए सोना है. But do that as a habit. तो that has happened, yes. मेडिसिन बोल के. Yes. Very nice. तो एक ऐसा लॉ जिसके बारे में शायद अब थोड़ा सा बोल सकते हैं वो है मैट्रिमोनियल लॉयर्स. मैट्रिमोनियल सब्जेक्ट स्पेशली 2 एक्ट से पूरा समाज डरा हुआ है. एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट, और दूसरा है 498A डाउरी या हैरेसमेंट. हाँ. ये जो कॉन्सेप्ट से इंसान इतना डरा हुआ है कि समाज का एक तबका ये कह रहा है कि आदमी यानी पुरुषों के लिए कोई लॉ है ही नहीं. को समझना चाहिए कि गलत इंसान के पास आप जाओगे तो गलत रास्ते पे ही जाओगे, आपकी तकलीफ होगी ज्यादा. पैसे खाली देखना जरूरी नहीं है. यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, ओपन माइंड और ट्रस्टेड. आपने जो वर्ड कहा वो बिल्कुल सही है. और ना इसी माध्यम से ना मैं एक और कहना चाहूंगा, अक्सर लोग कहते हैं कि बाल गए नहीं और सफेद हुए नहीं तो शायद ये वाइज नहीं है. हाँ. सो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई टेल, because of the knowledge that is available in the market, in the society, on the platform, various platforms, wisdom is not just because you don't have a hair or little gray. सही सही. It can sometimes come from a small child also. वेरी नाइसली सेड. बहुत अच्छी तरह से. तो हमने एक पार्ट, अभी ये 2 पार्ट्स हमारे हो गए हैं. हम एक बुक माई विल, सक्सेशन, और ये आपका खास फोर्टे है, उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे. उसके पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं.
नमस्कार मित्रांनो, या छोट्याशा ब्रेक नंतर परत आपण आमिरजींकडे जाऊया आणि त्यांना विचारूया. आपण म्हटलं की बुक माय विल. तर इन्स्पिरेशन बिहाइंड द बुक माय विल. हे बुक माय विल काय आहे नक्की आणि व्हॉट इज इट? आमच्या ऑडियन्ससाठी आमच्याबरोबर शेअर करा ना. So, Book My Will is an online platform. Yeah. It's a website. जिकडे where you go and you can draft your will हो, online. एनीवन कॅन डू दॅट? Anybody, anyone from anywhere, any part of the world can make it. क्या बात है. And to the best of my ability and with the help of the technology, I have tried my level best to make this will, which in a process of making this will ensure that the will does not get challenged. Oh, great. That's very nice. आपने और हमने देखा होगा कि विल के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि परिवार का एक सदस्य कहता है कि ये विल मेरे फादर की है ही नहीं, बिल्कुल. ये विल झूठी है, या तो कहते हैं कि मेरे पास भी विल है. मल्टीपल विल दिखकर आ जाते हैं एक ही इंसान के, और फिर शुरू होता है झगड़ा, कोर्ट disputes कचहरी. and many things. सो ये चीज सॉल्व करने के लिए हमने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया. स्टार्ट टू एंड आप जब विल बनाते हो पूरा प्रोसेस रिकॉर्डेड होता है, नंबर 1. प्लस आप ओटीपी वेरीफाइड होता है कि ये विल आपने ही बनाया है. और कहते हैं ना, ये जर्नी बुक माई विल की जब मैं स्टार्ट कर रहा था, ये आइडिया, मेरे बहुत सारे वकील दोस्त, मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और उन्होंने और हमने मिलके पूरी कोशिश की कि ये इस प्लेटफॉर्म से जो विल बनेगी वो चैलेंज नहीं हो पाएगी. Great. पर जब भी मैं उनके पास ये आइडिया नरेट करता, ये कहता, तो बोलते आई मीन ये विल तो, अगर सपोज अगर ये ओटीपी है, बुजुर्गों के पास फोन में ओटीपी देखने नहीं आता है, तो उसके बच्चे तो झूठे विल बना देंगे, बिल्कुल. तेरा प्लेटफॉर्म तो फेल हो जाएगा. फिर मैंने ओटीपी का सोचा, रिकॉर्डिंग प्रोसेस का सोचा. हर प्रोसेस पे मुझे मेरे टीम ने और मेरे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन्होंने हर चीज पे मुझे क्रिटिसाइज करा. विद एवरी क्रिटिसिज्म वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द प्लेटफॉर्म अगेन एंड अगेन. और आज out of 100%, 99% lawyers who I know, who are my seniors and mentors, have told me that this will not be able to be challenged. क्यों? उसका जो USP है. Yeah. So once you make the will, once it is, first of all, it is recorded. And in the end, before you take the print of that will, final product, you do something called as oath verification online live. Oh, Means you complete the will and you have to stand before that camera of your device, which can be mobile, which can be laptop, or which can be a desktop. वहां पे आपको बैठकर पूरा एक स्टेटमेंट होता है अफर्मेशन का, आपको वो कहना है, वो अपलोड करना है, और वो अपलोड करने के बाद ही आपको वो विल की कॉपी आपके ईमेल और उस प्लेटफॉर्म पे रहेगी. क्या बात है. Wow. इन फ्यूचर आफ्टर योर डिमाइस, अगर समझो किसी बच्चे ने कहा ये विल मेरे फादर ने बनाया ही नहीं है, और अगर कोर्ट कचहरी हो गई, उस डिस्प्यूट में बस कोर्ट को हमारे पास एक कोर्ट के जरिए एक ऑर्डर आना चाहिए, एक डायरेक्शन आना चाहिए, एक रिक्वेस्ट आनी चाहिए, और हम वो वीडियो उनको दे देंगे. जैसे कोर्ट में इस वीडियो को, इस रिकॉर्डेड प्रोसेस को कोर्ट देख लेगा, ओपोनेंट देख लेगा, उसका वकील देख लेगा. आउट ऑफ 100 डाउट्स 99 डाउट्स आर क्लियर. यस, दिस इज माय फादर. Oh. Yeah, this is my father whose Aadhaar card is there. This is my father whose OTP has been verified through Aadhaar card. This is my father who is live. Secondly, AI का जमाना आ चुका है. हमने देखा है पर्सनल राइट्स के लिए लोग दिल्ली जा रहे हैं, बहुत सारे इसके लिए जा रहे हैं. इसमें आप कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, आपको लाइव ही रिकॉर्ड करना होगा. ऐसा नहीं आपने एक रिकॉर्ड किया है और आपने उसे अपलोड कर दिया. नो, इट इज गोइंग टू बी लाइव. Very nice. So with the help of technology, with the help of my seniors, colleagues, I have built this platform completely accessible, ensuring that people do not have to go out of the house. And mostly, अगर ये आपका पॉडकास्ट कोई इंडियन जो इंडिया के बाहर रहता है, जो इंडिया आके ये सारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, वो वहीं पर रह के ये विल ड्राफ्ट भी कर सकता है, और उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, somebody who is not living in India, how to do it is also explained there. Oh, great. So a platform, in fact, कभी मौका मिला
सर आपके साथ, तो मैं लाइव आपके ऑडियंस को, आपके सब्सक्राइबर्स को, आपके मेंबर्स को दिखाऊंगा कि बनाना कैसे है किसी दिन। हम जरूर इसका मतलब वी विल टेक दिस सेशन लाइव, और आप जरूर बताइए हमारे सब्सक्राइबर्स, ऑडियंस, द एपीएन पॉडकास्ट फैमिली को। तो बिकॉज बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन अभी आपने कहने के बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पूछना चाहूंगा। इज इट ओके? तो एक लास्ट चीज मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। प्लीज। लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसे नहीं देते या पैसे नहीं है, बट जब आप कुछ ऐसे सिचुएशन में होते हो, जब तक वकीलों की जरूरत नहीं होती आप उनके पास नहीं जाते। इसलिए ये बुक माई विल का ये ऑनलाइन विल ड्राफ्टिंग प्लेटफॉर्म जो है, अगर आप कर सको तो आपके लिए DIY बोलते हैं इसको, डू इट योरसेल्फ, and a very small amount I have kept for this. Okay. So it is affordable, it is accessible to everybody, anywhere you are. आप दुनिया के किसी कॉर्नर में हो, आप इंडिया में हो, आप इंडियन हो, आपके असेट्स इंडिया में है, आप ये विल बना सकते हो। ओके। एंड ऑफिशियली ये रिकॉर्डेड भी होता है। वन, आपके पास भी एक ईमेल पे रहता है, और इस जरिए आप आपका सक्सेशन सिंपल प्रोसेस में कंप्लीट कर सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आइडिया है। यस, एंड दैट्स अ वेरी गुड गिफ्ट, और यू कैन से दिस इज प्रिविलेज फैसिलिटी आपने सबके लिए दी है। क्योंकि जैसे हमने कहा थोड़ी देर पहले कि एवरीवन डजंट हैव अ लॉयर ऑफ हिज ओन, फैमिली लॉयर या ट्रस्टेड लॉयर पता नहीं है, बट ये आपने जो कहा कि मैं DIY, राइट, डू डू इट इट योरसेल्फ। योरसेल्फ, तो ये भी एक अच्छी चीज है। और अगर आपकी हेल्प चाहिए तो आपके टीम से हेल्प करके भी बिल्कुल वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर जाते जाते जो आ रहे हैं, करेक्ट कीजिए मुझे, कि सपोज आपने कहा कि इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, या भारत के बाहर, इंडिया के बाहर रहते हैं, तो कोई भी ये विल बना सकता है, am I right? एनी इंडियन एनी इंडियन ओनली, बट बाहर whose अगर assets are in यूएस, India, आज यूएस में कोई रहता है तो कर सकता है, ये बना सकता है। whose assets are in India, हाँ, and he lives anywhere in the world. For him, www.bookmywill.com वाओ। accessible है, हम बस जरूर दोस्तों इंटरनेट। यहाँ पर लिंक देंगे, ये बिल पे आप जरूर ट्राई कीजिए। कुछ डिफिकल्टी होंगे हमें कांटेक्ट कीजिए, इनको कांटेक्ट कीजिए, वी विल डू दैट। आपको सारी सुविधा हम दे देंगे, एंड यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट देम। आपको जो भी दिक्कत आती है आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर लिख दीजिए। हम बिल्कुल चाहेंगे कि जो भी हमारे पास क्वेश्चंस या कुछ आएंगे तो आप उसे आंसर कर दीजिए, बिल्कुल और डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करें तो भी चलेगा, विच एवर, वी डोंट माइंड। आपको हेल्प होनी जरूरी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि कितने सारे डिस्प्यूट्स कम हो सकते हैं आपने ये। तो ये मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पहले जाते जाते, कि आपने कहा, करेक्ट में, ये बाहर अगर यूएस या कहाँ पर करते हैं तो वहां पर आपने कहा कि ये लास्ट में ओटीपी का आता है, तो वहां पर ओटीपी मोबाइल नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे वो? मोबाइल और ईमेल। अच्छा, तो ईमेल में आ जाएगा, ईमेल में मेरा भी आएगा, मेरा डाउट क्लियर हो गया। मोबाइल में भी आएगा, दोनों जगह आएगा। हमारी टीम की थोड़ी कोशिश चल रही है कि आज एक व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म जो है यूनिवर्सली बहुत जगह यूज होता है, तो हम कोशिश करें कि व्हाट्सएप भी उस पर इंटीग्रेट कर दिया जाए। प्रोसेस में है हमारी टीम, अभी तक तो नहीं है, बट आगे चल के आगे चल के आपको जो ओटीपी होगा, आपकी विल की कॉपी जो होगी, वो ईमेल पे, उस प्लेटफॉर्म पे, प्लस आपके व्हाट्सएप पे, तीनों जगह पे आपके पास वो एक्सेसिबल है। वेरी नाइस। और ये सिक्योरिटी के माध्यम से देखा जाएगा, प्राइवेसी, ये यस आप यस। सब, आपकी टीम शायद ये पूरा बिल देख सकते हैं, या और कोई देख सकता है क्या? हमारी टीम भी नहीं देख सकती। हाँ, वो मतलब ये सारे डाउट्स नॉर्मल पर्सन को आ बिकॉज ये सकते हैं, इसलिए मैं बहुत ही विल कॉन्फिडेंशियल है ना, एक जितना भी। इंसान की इच्छाएं है, बिल्कुल। और उसकी इच्छाएं उसका वकील तो जान सकता है, हम उसके एडवोकेट्स हैं, यस, लेकिन हमारी टीम में आप जो कर रहे हो उसको देखने का एक्सेस नहीं है। बस एक ही एक्सेस हमारे पास होता है, अगर किसी कोर्ट का ऑर्डर अगर आएगा तब हम खाली, तभी की बात है, तभी बस हम आपका, वो भी सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर, कोई इंडिविजुअल के इंस्ट्रक्शन पे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, So, सिर्फ कोर्ट्स ऑर्डर ओनली, तभी हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। सो प्राइवेसी, ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड, तो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और ये जो चीज है, इसका जो ओरिजिन है, अ, अगर इफ यू अलाउ आई जस्ट टेक 1 मिनट टू एक्सप्लेन द स्टोरी। प्लीज, मैं भैया बताइए हाँ, प्लीज। तो ये जब मैं बुक माई विल बना रहा था, तो हमारे एडवोकेट्स में ये एक छोटा सा मजाक भी हुआ, मतलब फिर तू नहीं चाहता क्लाइंट तेरे पास आकर विल बनाए? तो मैंने कहा ऐसी बात तो नहीं है, मैं चाहता हूँ क्लाइंट्स मेरे पास आए और विल बनाए, बट मैंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए रखा है
ताकि कोई सिर्फ मेरे पास नहीं आ सके या कोई किसी वकील के पास नहीं जा सके, कोई भी कारणवश, या तो पैसे, या तो वक़्त, या तो टाइम नहीं है। तीनों चीज़ों की वज़ह से कोई भी प्रॉब्लम है, एक्सेसिबल बना दिया है, अफोर्डेबल बना दिया है, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव गिवन बैक टू द सोसाइटी टू हेल्प द जुडिशरी सो दैट लेस एंड लेस पीपल ओनली गो टू कोर्ट इफ देयर इज़ अ फ्रॉड। और फ्रॉड को हटाने के लिए ये मेरे जोक के ऊपर मैंने उनको कहा था, और इसकी जो शुरुआत थी, जिसे मैंने कहा था 12th में मुझे जब लॉ पे जाना था, कि आप 12वीं के बाद लॉ कर सकते हो, तो मेरी माताजी ने, हमारे यहाँ पे एस्प्लेनेड कोर्ट है, जिसको किला कोर्ट फेमस यस, कोर्ट यस, है, यस। वहाँ लेके जाके मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया था और हमने नहीं करा उस वक़्त लॉ, जर्नलिज़्म करा। बट है ना, जिस दिन मेरे हाथ में सनद सनद इज़ अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और वो आया और मैंने अपने मदर को दिया, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था मुझे कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तू मेरे पिताजी जैसा वकील बन चुका है अभी, बट पूरी कोशिश करना अपने जीवन में कि लोगों को वकीलों की ज़रूरत ना पड़े। और ये सुनकर आप सोचो, पहले दिन सनद हाथ में और माँ ये कह रही है वकीलों की ज़रूरत ना पड़े, मेरा तो अब इनकम कैसे होगा? मैं बोला मम्मी फिर चलाऊँगा कैसे? चलेगा कैसे? बिल्कुल, और सही बात है। उसने कहा, तो उसने एक बहुत प्यारी बात है, बोला तू उसकी फ़िक्र मत कर, एग्ज़ैक्टली, उसकी फ़िक्र करने वाला ऊपर वाला है, तू उसकी फ़िक्र मत कर। सही है। तो ऑफ कोर्स वो ह्यूमर में निकल के ही हम आ गए। मुझे एक 10 साल लगे ये स्टेटमेंट को समझने को। आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर अ डेकेड ऑफ अ प्रैक्टिस, आई रियलाइज्ड दैट शी वाज़ राइट। बिल्कुल, जैसे मैंने पूरे पॉडकास्ट में, अगर आपने देखा होगा, मेरी एक कोशिश है कि ना वकीलों को देख के आपको उनके पास आना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो उस वक़्त मैंने जब ये पढ़ रहा था कि मतलब अधिकतर लोग किस लिए लड़ते हैं? वो गुजराती में एक कहावत है, जर, जोरू हाँ, और ज़मीन, तीनों ये चीज़। 3 कारण हैं लड़ाई के। अब जोरू के लिए तो आपको वकीलों के पास जाना पड़ेगा, मैट्रिमोनियल मैटर्स के लिए। बिल्कुल, बट फॉर ज़मीन एंड जायदाद, आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? तो मुझे सॉल्यूशन दिखा लॉ में ही, कि भाई आप एक विल बना सकते हो, या आप एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो, प्राइवेट ट्रस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हो और एन्श्योर कर सकते हो क्लैरिटी, सफाई। बहुत बढ़िया। तो वो मदर की वो एक स्टेटमेंट थी, जो मैंने उस वक़्त डिसअपॉइंटिंग लगी, बड़ा नाराज़ हुआ, ये कैसी बात कर रहे हो आप? पर आज वो समझ आ रही है कि उसका मतलब क्या था, उसका मायना क्या था, व्हाट इज़ दैट शी वांटेड टू टीच मी, सो व्हिच नाइस, शी लर्न्ड फ्रॉम हर फादर, क्या बात है। so that I give back to the society. This is the story which I want to tell even to other young lawyers. Create something that will help society. बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे बहुत आपने अच्छा कहा कि मम्मी की सीख जो मदर की सीख आपके पास है और उसे आप बरकरार रख रहे हैं और एक डिकेड 10 इयर्स के बाद भी आप आज उसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। आज समझ बिकॉज़ इतने सारे केसेस देखने के बाद आपको मालूम है काम की कमी नहीं है। नहीं, बट बिल्कुल, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट जितने लोगों को पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं लिटिगेशंस ये कम से कम हो, बेटर है। तो ये दुआ करना बहुत बड़ी बात बहुत है। ज़रूरी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा मेरा मेरे मतलब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने दिया कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू क्रिएट दिस बुक माय बिल। तो वो ये आपने यही बिना बोले वो बता दिए थैंक यू। आपने। सो बहुत यस, बढ़िया, सो सो नाइस। लेकिन यहाँ पर जाते-जाते कुछ चीज़ें जो नॉर्मल विल के रिलेटेड नॉर्मल क्या क्वेश्चन्स लोगों के होते हैं और जो हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। हम देखते हैं। विल, अगर विल में नॉर्मली एक 5 4-5 एफएक्यूज़ अगर आते हैं जो ऑडियंस को शायद मालूम है, शायद नहीं मालूम है। तो आप क्या उसे कवर कर सकते हैं कि विल में नॉर्मली क्या होना चाहिए? आपको ये चीज़ मतलब किसी को यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों को विल अभी बनाना है। दिल में है, लेकिन पेपर पे उतारा नहीं है। कहाँ पर जाऊँ? कैसे करूँ? इसका आंसर तो आपने थोड़ा दिया। लेकिन फिर भी अगर आज उनको एक माइंड में चेकलिस्ट करना है, तो उनको क्या आप सलाह दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो पॉइंट वाइज़? बिल्कुल आपके लोगों के लिए और समाज के लिए, या जो मैं सबके लिए कहता हूँ, बिल्कुल, मैं जब सेशंस भी लेता हूँ विल के ऊपर, तो यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप एक कागज़ और एक कलम ले लो, शुरुआत वहाँ से होगी। वेरी नाइस। और उसके बाद आप आपके असेट्स, यानी आपने अपनी ज़िंदगी में क्या कमाया है, आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी आपने खुद से मेहनत करके कमाया है, आपकी कंपनी है, जो भी कुछ है, आपने जो भी कुछ कमाया है, उसे कागज़ पे लिख लीजिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली टेक्नोलॉजिकली savvy हैं, तो आप आपके लैपटॉप पे बना लीजिए, जिसे हम लोग कहते हैं लिस्ट ऑफ असेट्स।
बिल्कुल। जिसमें आपके शेयर्स आते हैं, आपके इंश्योरेंस भी आता है, आपके डिबेंचर्स आते हैं, सिक्योरिटीज़ आती है, प्रॉपर्टीज़ आती है। फिर आपने जब वो लिस्ट बना ली, उसके बाजू में आप लिख दीजिए ये आप देना किसको चाहते हो। ओके, सही। फिर आप ये लिखिए कि इन इंसानों को, इन लोगों को, इन एंटिटीज़ को या इस तरीके से ये एसेट मेरे बाद जाना चाहिए। वो जो भी आपकी इच्छा है, जैसी भी इच्छा है, कइयों की इच्छा ऐसी होती है कि मेरा ये घर जो है ना, मेरे उस पोते को जाना चाहिए। मेरा ये घर जो है ना, वो इस इंसान को जाना चाहिए। आपने हाल ही में सुना भी होगा कि लोग हमारे देश में जानवरों से भी, पेट से बहुत प्यार करते बिल्कुल। हैं, तो वो उनके लिए भी लिख कर जाते हैं एसेट्स। गए ना? बिल्कुल, आप सही है। समझ रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सर रतन ये टाटा जी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये देश में ये विल के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपकी जीवन भर की जो भी असेट्स है, वो आप लिख लीजिए, किसको देना है वो लिख लीजिए। अब तीसरी चीज़ जो आपके सारे ऑडियंस को लिखनी चाहिए, 2 ऐसे लोग, 2 या 3 मिनिमम 2 तो रखो, जिसे हम एग्ज़ीक्यूटर कहते हैं, ओके, जो आपके गुज़रने के बाद वो विल को या तो पुराने ज़माने में आपने सर देखा होगा कि विल एक परिवार का एक सदस्य जो सबसे बड़ा होता है, जिसको हिंदू में कर्ता भी कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है? वो विल पढ़ता है। बराबर। उसी तरह ये एग्ज़ीक्यूटर ये विल पढ़ सकता है और कहीं स्टेट्स में प्रोबेट यानी ऑथेंटिकेशन बाय द हाई कोर्ट और द कंसर्न्ड कोर्ट ज़रूरी है, वो प्रोसेस पूरा वो करता है। ओके, तो 2 ऐसे या तो दोस्त, अगर दोस्त ना मिले तो सबसे अच्छा आपका दोस्त होगा आपके फैमिली डॉक्टर और उसके बाद आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा आपका फैमिली लॉयर। और अगर ये दोनों के बाद और एक नाम मैं जो प्रोफ़ेशन में आइडेंटिफ़ाई करता हूँ मेरे ओपिनियन से, वो है आपका फैमिली सीए। ये 3 में से किसी पे ये ज़िम्मेदारी दे सकते हो, अगर आपके पास कोई दोस्त या आपके परिवार में कोई ऐसा शख्स नहीं है, जो ये एग्ज़ीक्यूटर का काम कर सके। उसके बाद एक और चीज़ होती है विटनेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे विल में जो विटनेस होता है, उसका रोल सबसे अधिक होता है। ओहो! तो 2 इंडिपेंडेंट मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया है, इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट एग्ज़ीक्यूटर होने चाहिए, जिनका आपके विल से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जो इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए इसमें। इंटरेस्ट ये वर्ड मैंने थोड़ा लीगल यूज़ कर लिया कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट मतलब उसकी कोई भी उससे उसको आपके विल या आपके एसेट से कोई उम्मीदें नहीं है। वो बस विटनेस है, हाँ, मैंने विटनेस किया, ये साहब ने इस विल को हमारे सामने बनाया। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है मेडिकल सर्टिफ़िकेट। इसलिए मैंने कहा आप आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, जो एमबीबीएस हो या कोई सरकारी अस्पताल चले जाइए। आप वहाँ पे सैनिटी यानी आप आपके होशो-हवास में हो, आप सेन हो ये विल बनाने के लिए, आप मेडिकली फिट हो ये बनाने के लिए, एक मेडिकल दस्तावेज़ लीजिए जिसको मेडिकल सर्टिफ़िकेट बोलते हैं और वो आप अटैच कर लीजिए। ये इतनी मिनिमम चीज़ें हैं। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ऑप्शनल है, लॉ में मैंडेटरी नहीं है, बट मैं अगर विल बनाता हूँ या कोई भी अधिवक्ता या वकील विल बनाता है, तो आपसे कहेगा ज़रूर कि आप ये रजिस्टर करवा लीजिए। अब रजिस्टर करने का एक ही फ़ायदा होता है कि आप एक रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हो, उस विल को आप कहते हो रजिस्ट्रार के सामने हाँ, मैं ये हूँ, ये विल मेरे सहमति और आज़ादी से मैंने बनाई है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और आप रजिस्टर करते हो और वो सरकारी आदमी, जो रजिस्ट्रार होता है वो उसपे थप्पा लगाकर आपको देता है और वो डॉक्यूमेंट आपका हमेशा के लिए सेफ हो जाता है। उसको कोई चैलेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें करो, तो आपकी विल को चैलेंज करने की जो प्रोपेंसिटी होती है, जो होता है, वो बहुत ही कम हो जाता है। इसी ज़रिए अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करना हो, तो एटलीस्ट गैज़ेटेड ऑफ़िसर के पास जाके मिनिमम नोटराइज़ करा लीजिए उस डॉक्यूमेंट को, अटेस्ट करा लीजिए, आइडेंटिफ़ाई करा लीजिए। मिनिमम इतना तो कीजिए। ओके, रजिस्ट्रेशन मेरी सलाह है, आपको करनी ही चाहिए, बट अगर आपकी इच्छा नहीं है तो एटलीस्ट नोटराइज़ करा लीजिए। उतना तो करना ही चाहिए। ये चीज़ें अगर इन्होंने कर ली, तो ये विल वो बना सकते हैं और ये चीज़ें अगर आपको पता है, तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बट मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वकीलों के पास जाने में दिक्कत हो रही है और आप थो थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो,
तो आप घर बैठे-बैठे बुक माई विल के थ्रू ये बना सकते हो, जहाँ पे आपका वीडियो भी जो लाइव रिकॉर्ड होता है, ताकि कभी आपके परिवार में ये सस्पिशन ना रहे कि ये विल मैंने बनाई है क्या नहीं। हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। बहुत बढ़िया। उसे रजिस्टर भी होता है या उसे करना पड़ता है बाद में? तो ऑनलाइन जो विल है, हुँ। ये सिर्फ़ ड्राफ्ट होता है। ओके, एग्ज़ीक्यूट करवाने की जो प्रक्रिया है, वो उसमें बताई गई है कैसी करनी है। अगर आप जैसे कह रहे थे कोई फ़ॉरेन में बैठा है, इंडिया के बाहर बैठा है, उसको कैसी करनी है, उसका भी प्रोसेस लिखा हुआ है। ओके, और उसको रजिस्टर कैसे करना है, उसका भी प्रोसेस हमने लिखा है। बहुत बढ़िया। वैसा। अब कुछ साल दूर है, मुझे पूरा यकीन है हमारी जो सरकार है और जो भी हमारी जुडिशरी है, वो पूरी कोशिश करेगी एक ऐसे मैकेनिज़्म के तौर पे भी, अगर कोई सुन सकता है मेरी ये आवाज़ और राइट जगह पे पहुँचे, तो कोई एक प्लेटफ़ॉर्म भी अगर क्रिएट हो जाए, बिल्कुल, जहाँ पे लोग ऑनलाइन जाके यही विल को अपलोड करके रजिस्टर कर सकें। एक सरकारी सर्विस ऐसी अगर बन जाए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो गए। वेरी ऐसे नाइस। बैंक्स हैं जो करते हैं, बट सरकार अगर हो इस चीज़ जाएगा को तो और फ्री क्या। कर दे, तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि अभी आपने कुछ बैंक्स कहा लेकिन उतनी शायद जानकारी नहीं होगी। बिल्कुल। मुझे नहीं पता थी, आपने अभी बता दी। लेकिन ये विल के रिलेटेड मुझे और 2-3 क्वेश्चन्स जो है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ये है कि कितने टाइप के विल होते हैं? एक ही होता है विल या कुछ अलग-अलग होते हैं विल? सो टाइप्स ऑफ विल होते हैं बिल्कुल, जॉइंट विल होते हैं, मिरर विल होते हैं। कई लोग बहुत सारे असेट्स के लिए बहुत सारे विल बनाते हैं, कई लोग सारे असेट्स के लिए सिर्फ़ एक विल बनाते हैं। मल्टीपल विल बना येस, सकते हैं? येस। मेरी जानकारी में आज तारीख है एक्स, मतलब एक 1 जून है सपोज़ 2025 एग्ज़ाम्पल, या 1 दिसंबर 2025 है और आज मैंने विल बना दिया एग्ज़ाम्पल, और इसको सुपरसीड करता है सपोज़ मैं 31 जनवरी को मैं करूँगा तो वो अलग हो गया। लेकिन फिर ये फर्स्ट विल जो है 1 दिसंबर को हमने बनाया हुआ उसको खारिज किया जाता है। ये मैंने सुना है, ये बराबर है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो और ये सवाल आपने जो पूछ के मैं जो इसका जवाब दूँगा, इससे बहुत सारे लोगों को हाँ, क्लैरिटी हो पहले जाएगी। मैं कन्फ्यूज़ हुआ इसलिए क्योंकि आपने कहा मैंने मल्टीपल जानबूझकर एसेट्स के लिए मल्टीपल विल, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने ये जानबूझकर ये टॉपिक छेड़ा और मैं जानता था इससे आप में और ऑडियंस में भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जो विल एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें क्या लिखा गया है, आपका इंटेंट क्या है उस विल को उस वक़्त बनाने के लिए। हम लिखते हैं लास्ट टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। इसलिए सर आपने पूछा कि आज मैंने विल बनाई लेकिन 10 दिन के बाद जो विल बनाई, तो वो तो पुरानी विल सुपरसीड कर जाएगी। तो वैसा लिखा हुआ होना चाहिए, पहली बात। ओके, दूसरी बात, अगर आपका इंटेंट है कि इंडिया के एसेट्स के लिए दूसरी विल और इंडिया के बाहर के एसेट्स के लिए दूसरी विल, उनके लैंड लॉज़ के हिसाब से, उनके स्टेट लॉज़ के हिसाब से, तो आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको ये सारी चीज़ें उस विल में प्रॉपरली ड्राफ्ट करके लिखनी होती है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से सलाह दूँगा मैं कि आप किसी वकील, आपके नज़दीकी वकील या आपके फैमिली लॉयर के पास जाकर ही विल की पूरी जानकारी लेके, उसे अपना इंटेंशन बता के, अपनी इच्छाएँ बताकर विल बनाएँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत मस्त। मतलब ये मुझे आज सीखने को मिला कि मल्टीपल विल बना सकते हैं और सुपरसीड में से वो ड्राफ्ट में होगा तो ये होता है। सी आई थिंक दोस्तों ये शायद आपको भी आज कुछ और एक्स्ट्रा मालूमात हुई होगी, तो दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू। तो ये विल का टाइमिंग एग्ज़ाम्पल, मुझे विल अगर किसी को भी विल बनाना है और मैं ऑनलाइन जाता हूँ आपके ये साइट पे और बुक माई विल पे, तो कितने समय में ये मैं विल बना सकता हूँ ड्राफ्ट के माध्यम से, और फिर बाद में रजिस्टर्ड भी करना है या जो भी आपने बताया, तो ये करने का टाइम कितना कितना मुझे टाइम लगेगा? किसी को भी अगर करना है तो? जैसे मैंने कम वीडियो से में कम समय कितना होगा? अगर आपने सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे से रेडी कर लिए या और सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट टाइप करने को जितना वक़्त लगेगा, राइट, उतने ही वक़्त में आपका बिल बन जाएगा। ओके, अगर आपके असेट्स 1 या 2 ही है, तो आपका बहुत 15 मिनट के अंदर भी बन जाता है। अगर आपके असेट्स बहुत सारे हैं, हुँ, आपकी इच्छाएँ बहुत सारी जो आप विल में लिखना चाहते हो, तो वो भी होगा। ओके, एक सलाह मैं लोगों को देता हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें मत लिखें, कि जैसे एग्ज़ैक्टली, एक चीज़ है, ये अगर ये डिवाइस है, मैं ये इन्हें भी देना चाहता हूँ और मैं इन्हें भी देना चाहता हूँ, तो वहाँ हो जाएगा युद्ध। युद्ध, तो वो नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने क्लियरली चीज़ें लिख दी हैं, तो क्लियरली चीज़ें लिखने को जितना या टाइप करने को जितना वक़्त लगता है, उतना ही वक़्त बुक माई विल लेता है आपका विल बनाने के लिए। रही बात रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं लोगों को सलाह
देता हूँ और लीगली भी कहता हूँ, ताकि ये चैलेंज ना हो कि विल जिस दिन आप प्रिंट लेते हो, वहीं पर हमने एक मेडिकल डॉक्यूमेंट भी रखा है जिसका आप ड्राफ्ट इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो ड्राफ्ट भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप किसी एक्सपर्ट यानी मेडिकल डॉक्टर के पास जाके फिटनेस सर्टिफिकेट, जिस दिन आप फिटनेस सर्टिफिकेट लोगे, जिस भी दिन लोगे, कोशिश करो उसी दिन उसको रजिस्टर किया जाए। और अगर उसी दिन ना हो पाए, तो पूरी कोशिश करना विदिन 24 आवर्स आपको वो रजिस्टर कर दे। बहुत बढ़िया, पहले तो कोशिश उसी दिन की, पर कोई कारणवश अगर नहीं हो तो विदिन 24 आवर्स। वेरी नाइस, बहुत बड़ी चीज। जाते जाते आपने कहा अभी एक कैश होगी 10 लाख है, उसको ये दो भाइयों में डिवाइड करो तो इजी होती है, बिकॉज उसे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक लैंड है, एक ये घर है, आपने कहा कि डिस्प्यूटेड मत लिखिए, तो उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन आया। ये घर है जिसकी कीमत आज ये है 2025 में, आगे पता नहीं है, लेकिन ये दो भाइयों में डिवाइड होना है, तो मुश्किल होगा या नहीं? बिकॉज ये चीज क्यों डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या तो उसे बेच के ही कर सकते हैं, इसलिए मैं पूछा कि डिस्प्यूटेड आप मत लिखिए, आपने कहा ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ये सोना है, इसे डिस्प्यूटेड करना है नहीं करना है, तो इसलिए उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए? अगर सामने वाले कोई देख रहे हैं तो उनके पास ये कॉमन चीजें होती है, घर होता है, दो घर हो सकते हैं, ज्वेलरी होती है, जो भी है, तो ये कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सो बेसिकली इनका सवाल ऐसा है कि एक अगर घर है और मेरे 3 बच्चे हैं, एग्जैक्टली। अब उनमें कैसे डिवाइड किया जाए? और अधिकतर मुंबई की अगर मैं बात करूँ, मुंबई शहर की, यहाँ पे एक अरसा लग जाता है, ज़िंदगी भर की मेहनत लग जाती है, एक घर बनाते-बनाते बिल्कुल। एक कॉमन मैन को। और उस घर को 3 बच्चों में डिवाइड करना या तीनों बच्चों को उस घर में रहने को देना या करना, ये मुश्किल है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? और ये जो सॉल्यूशन होगा, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इसीलिए तो आप विल बनाते हो। सपोज़ ये एक प्रॉपर्टी है, अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी या इसमें ओनरशिप के राइट मेरे बाद मेरे बड़े बेटे को जाना चाहिए, और मेरे बड़े बेटे ने जबकि उसको मैंने ये घर दिया है, तो ये घर का जो दूसरे 2 भाइयों के हिस्से हैं, उसका रेडी रेकनर रेट या मार्केट वैल्यू रेट या वो रेट जो आप डिसाइड करो, वो लिख दो कि मैं ये प्रॉपर्टी अपने सिर्फ बड़े बेटे को दे रहा हूँ, पर जीवन काल में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बनाया है और 3 मेरे प्यारे बच्चे हैं, उसमें से ये बड़े बेटे जिसको ये घर मिल रहा है, वो दूसरे 2 भाइयों को या तो घर लेकर दे, या तो उसको उतना हिस्सा दे, उतना पैसा दे अपने जीवन काल में, इतने-इतने समय में। या तो ऐसा भी किया जा सकता है। यही तो बहुत प्यारी चीज़ है विल बनाने की, कि आप डिसाइड करोगे कि आपके जाने के बाद ये चीज़ किसके पास जाएगी, कौन सँभालेगा और कैसे सँभालेगा और उसका यूज़ कैसे होगा। तो ये डिसीज़न आपके हाथ में है। बट ये जब आप डिसीज़न लो, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र और आपके लीगल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही विल में लिखना कि सर मेरे 3 बच्चे हैं, बस प्रॉपर्टी एक है, क्या करूँ? तो फाइनेंशियल एडवाइज़र शायद फाइनेंशियली आपको हेल्प करेगा कैसे करना है उस चीज़ को, लीगल एडवाइज़र उस चीज़ को लिख कर देगा आपको आपके विल में। इस वजह से द पावर लाइज़ इन यू। I said ना, when you make your will, it is your document. वेरी It नाइस। is you who are writing and deciding what you earned in your life. एग्जैक्टली। तो this is the answer. ये गुड़ी बातें हो गई, गुड़ी-गुड़ी चीज़ें। मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात करना चाहूँगा। बताइए। जो ऐसे, क्या ऐसे हो सकता है, ऐसे ऑडियंस में कोई होंगे भी, आई डोंट नो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रिटी आए थे तो हमने देखे थे, एक ओल्ड एज होम से भी आए थे। तो मुझे, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मुझे किसी को कुछ नहीं देना है और मुझे किसी और को देना है। क्या ये विल से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये और उसको वैलिडिटी है क्या? वैलिडिटी है, क्योंकि बिल्कुल। कभी-कभी ऐसे हमने देखे, स्टोरीज़ सुने, रियल स्टोरीज़, हम मिले हैं, तो स्मिथ फाउंडेशन से आए थे, तो उनसे सुनी बातें बहुत, इट वाज़ गूज़ बम्प्स आ गए सुनने के, दर्दनाक होते हैं। दर्दनाक होते थे। तो हमें उसमें जाना नहीं, लेकिन ऐसे भी कोई होंगे तो क्या करना चाहिए, और क्या ये वैलिड है? क्या ये हो सकता है क्या? कोर्ट मानेंगे क्या? या मतलब जो भी है उसको वैलिडिटी होगी क्या? सो आंसर इज़ येस। मतलब डोनेट करना है, एग्ज़ाम्पल किसी को भी हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, थर्ड पर्सन, बच्चे नहीं है, बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं देना है और किसी को, क्या ये हो सकता बिल्कुल हो है? या सकता है। प्लीज़। तो इनका जो सवाल है कि आप विल में किसी को भी आप असेट्स दे सकते हो, तो जैसे एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस कर लिया। हमारे भारत के जो लोग हैं, वो अपने पेट्स और अपने जानवरों से भी हमने बहुत भी प्यार देखे, करते हैं। बिल्कुल। तो आप जब अपने जानवरों को दे सकते हो,
तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हो, आप किसी इंसान को भी दे सकते हो। और हमने यहाँ तक मैंने एक ऐसी विल भी बनाई है अपने करियर में, जिसमें एक इंसान ने जो उनके घर में शायद बचपन से रहा हो, उनका खून का कोई रिश्ता ना हो, पर उस इंसान के लिए भी उन्होंने विल में एक घर छोड़ रखा था। क्या बात है, बहुत सो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सारे असेट्स आपने आपकी जिंदगी में बहुत मेहनत से कमाए, वो आपकी इच्छा है। बहुत सो ही विल का इंग्लिश का हिंदी वर्जन आप देखोगे तो इच्छा है, विल मीन्स मेरी इच्छा, तो आप वो बिल्कुल कर सकते हो। कर सकते हो। सो नाइस, सो नाइस। मेरे ख्याल से बुक माय विल के ऊपर काफी चीजें हमने कोशिश की। एक जाते जाते हमने सुना है कुछ लिविंग विल होता है। लिविंग विल के ऊपर कुछ कैन यू पुट सम लाइट ऑन दिस, इसके ऊपर, तो हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में पता चले, और ये कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आप हेल्प कर सकते हैं या कोई लॉयर हेल्प कर सकते हैं? किसको कांटेक्ट करना चाहिए? लिविंग विल। सो लिविंग विल ये कॉन्सेप्ट जो है, ये इसके ऊपर पूरा पॉडकास्ट एक्चुअली हो सकता है हम करेंगे, लेकिन पर जाते जाते मैं चाहता था कि हाँ, बहुत सारे पहलू बाद में हम डेफिनेटली इसकी सीरीज के हिसाब से, अगर इंटरेस्ट रहा और लोगों के लोगों अगर की skills, बिल्कुल अगर उनके कमेंट्स आ गए और उनको भी लगा कि ये इसके ऊपर हमें जानना है, तो वी कैन डू दैट सेपरेटली, बिकॉज एक एक क्वेश्चंस हमने 3-4 सेक्शंस में बात कर रहे हैं, तो हम अभी टच कर रहे हैं सारी चीजें, जैसे बुक माई विल विल के ऊपर हुआ, अभी ये लिविंग विल के ऊपर So, बात कर रहे हैं। living will is what? It is a document that you create to ensure at that stage of life where you are not in a position physically and mentally to take action for either your medical treatment or any other advisory given by any expert, be it medical or be it any other aspect, that can be law and accounting purposes also. So, living will के जरिए आप अगर वेजिटेटिव स्टेट पे हो, अभी आपने जो इंग्लिश में कहा, हाँ, उसे हिंदी हाँ, में पहले जस्ट बता दीजिए प्लीज, डोंट बिल्कुल माइंड। बिल्कुल। सो लिविंग विल जो क्या है? लिविंग विल क्या है? एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप आपके जीवन के उस सफर में या उस मोड़ पे, जब आप फिजिकली और मेंटली आप स्थिति में नहीं हो, जैसे या तो किसी को पैरालाइज हो जाता है, या कोई कोमा में चला जाता है, या कोई ऐसे परिस्थितियों में है कि जहाँ पे वो साउंड डिसीजन नहीं ले पाता है, यानी मेंटली नॉट इन द राइट फ्रेम, इनसेन हो जाता है, ओके, मतलब फिजिकल और मेंटली आपकी पोजीशन नहीं है कोई डिसीजन लेने के लिए। उस वक्त आप किसी एक को, या आप आपकी इच्छाओं के अनुसार आप उसमें डायरेक्शंस दे सकते हो। एक छोटा सा बस इलिस्ट्रेशन के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। या मैंने एक लिविंग विल बनाया है, अगर भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति आ जाए, मेरे अकाउंट में तो पैसे है, डॉक्टर साहब इलाज भी करना चाहते हैं, परिवार वाले भी मेरा इलाज करवाना चाहते हैं, बस पैसे मेरे अकाउंट में तो निकल नहीं पाएंगे, या डॉक्टर साहब को डिसीजन लेने के लिए दिक्कत हो रही है, तो मैं किसी एक को वो पावर दे सकता हूँ, वो परमिशन दे सकता हूँ, वो कंसेंट दे सकता हूँ, जब मैं पावर और कंसेंट देने की हैसियत या ताकत में नहीं हूं कि ये इंसान उस वक्त मेरा डिसीजन लेगा। उसको कहते हैं लिविंग विल। पहले विल का एग्जिस्टेंस चालू होता है आफ्टर डेथ, इसलिए इस विल को कहा जाता है लिविंग, यानी जिंदा, लिविंग विल। कि मेरे लेकिन ये कर सकता है जब भी मैं मेंटल स्टेटस में ठीक हूं, तभी कर सकता हूँ ना। मैं मुझे कुछ समझ में, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ और मैं हाथ पैर नहीं हिला सकता हूँ, बेड रिडन हूँ, तभी तो ये करना गलत होगा। इम्पॉसिबल है, हाँ, बट मैं इम्पॉसिबल आज ठीक हूँ, लेकिन ऐसी मेरी स्थिति होगी तो क्या करना है ये मैं लिख सकता हूँ, उसे लिविंग विल कहते हैं। यस, वेरी नाइस। और ये बहुत जरूरी है, जैसे विल जरूरी है वैसे लिविंग विल भी जरूरी है। अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो सब चीज ही आसान है, मतलब आप ऊपर हो, आप देख रहे हो आपने जो लिखा है। लिविंग विल तब काम आता है कि आप जिंदा भी ना हो और आप मरे भी ना हो।
वो स्थिति बहुत ही डेंजरस होती है। परिवार भी एक ट्रॉमा से गुजरता है क्योंकि वो अपने पसंदीदा, अपने प्यारे इंसान को उस स्टेट में देख ही नहीं सकता है। तो डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है परिवार के लिए। बहुत डिसीजन, 3 भाई है, बहन है और पिताजी या मदर बेड रिडन है और कोमा में है। अभी वो वेंटिलेटर होता है, ये नॉर्मल केस है दोस्तों। ये वर्ड आपने जो वेंटिलेटर पे वेंटिलेटर, होता है तो निकालूं नहीं निकालूं, और एक भाई कौन को कहेगा? लगता है, हर एक को लगता है कि अभी बस, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। किसी को लगेगा इमोशनली मैं कम पिताजी या मम्मी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, हाँ, या ऐसे ऐसे सिचुएशन, या उस इंसान को भी कभी कभी ऐसे होता है बस हो गया मेरा। हाँ। अभी मतलब दैट वे ये काफी ये काम में आया। बहुत काम में आता है उस वक्त कि आपके बच्चों में है ना दुविधा नहीं होगी बिल्कुल कि क्या करना है। बराबर। आपके बच्चों को पता होगा पापा ने एक लिविंग विल बना दी है, ऐसा करना है अगर ऐसा हो। सो नाइस, सो सो नाइस। इससे क्या होता है कि परिवार के अंदर होने वाले या उपज होने वाले या क्रिएट होने वाले जो डिस्प्यूट है, जो डिफरेंसेस है, वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल क्योंकि कोई भी परिवार जो है, जो परिवार का जो हेड होता है, उसकी एक ही उम्मीद होती है, पता है क्या? वो चाहता है कि सब एक साथ रहे, बिल्कुल और कुछ नहीं होता उनको। सब खुश रहे, सब एक साथ रहे, अच्छे में खिलखिलाकर हंसे और बुरे में रोए भी साथ। तो बोलने का मतलब ये है, ये लिविंग विल वो काम कर रहा है। बट ये कैसे बनाते हैं, क्या करना चाहिए, इसका एक बहुत अलग प्रोसेस होता है। मेडिकल डॉक्टर्स की कंसेंट होती है। अगर आप मुंबई शहर में रहते हो तो आपको वार्ड ऑफिसर को इंटीमेट करना होता है। ये बहुत प्रोसेस है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, मतलब फिर नो कभी प्रॉब्लम, लेकिन इसके ऊपर हम मतलब डेफिनेटली एक सेपरेट सेशन कर सकते कर हैं, सकते सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे। हैं। और बस जाते जाते हमारे दर्शकों को ये मालूम तो हुआ, शायद मालूम भी होगा कुछ लोगों को, लेकिन ऐसा लिविंग विल नाम का ये सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया हुआ है। बिल्कुल। काय म्हणायचं, परवानगी म्हणतो, सो व्हाट इज अ परमिशन बोलो, या परमिशन। बनाने के लिए ये दिया हुआ है। बिल्कुल। सो नाइस। एंड सही में बहुत अभी जैसे बिकॉज ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट लोग मतलब जिंदा रहेंगे फॉर अ लॉन्गर टाइम, बट अच्छी तरह से रहेंगे नहीं रहेंगे ये क्वेश्चन ये है। करेक्ट। सो आप जरूर दोस्तों इसके बारे में हमें बताइए कि आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसके ऊपर सेपरेटली पॉडकास्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स आपके अगर जानना चाहेंगे तो जरूर हम उसे भी कवर करें। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही मस्त रहा। तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अगले राउंड के पास जाते हैं, तो चलेगा? तो दोस्तों हम अगले राउंड पे जाते हैं और विल सी। तो Yes. नेक्स्ट राउंड जो है वो हमारा रैपिड फायर राउंड है। तो इसे फास्ट, आप ज्यादा सोच के नहीं, तुरंत वन लाइन आंसर या कुछ जगह लगा तो यू कैन स्टार्ट विद समथिंग डिफरेंट। ओके, चलो तो हम पास ओवर कर सकते हैं। पास ओवर भी कर सकते हैं। यस यस बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे नहीं पास, तो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जानना चाहते हैं कि उस मोमेंट पे आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज द आंसर फॉर यू। सो रेडी सर? और Yes. इसे हमने सेक्शन वाइज किए थे, तो कोशिश करके हम देखते हैं। ओके, शायद हमने पॉडकास्ट में कवर भी किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन अभी वन लाइनर पे आपको आंसर देना है, तो कोशिश कीजिए। तो शायद रिपीट भी हो सकता है, आपको लगा। ओके रेडी? तो आमिर जी, रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है और हम शुरू करते हैं। जर्नलिज्म और लॉ, आज भी कौन सा ज्यादा यू लगता है? लॉ। लॉ, वेरी नाइस। आपकी जर्नलिज्म से लिटिगेशन जर्नी वन वर्ड में क्या, कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? जर्नलिज्म से जर्नल, आपकी जर्नलिज्म से ये लिटिगेशन जर्नी, मतलब ये लॉ की तरफ का, वन वर्ड में अगर इसे कुछ आपको बताना होगा तो कैसे बताएंगे? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, वंडरफुल वंडरफुल। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। कोर्ट रूम में एंटर करते ही पहला थॉट क्या था? पहले दिन का होगा या कैसे भी, आप कौन से भी? आई एम अराइव्ड। ओह ग्रेट, आई एम अराइव्ड। अराइव्ड। आ गया मैं। अभी मेरा दिन है। मेरा दिन है ना। यस। एक सीनियर जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, नाम तुरंत। मेरे बहुत होंगे, बहुत किसी है। को बुरा नहीं लगेगा, बट आपको इस मोमेंट पे याद आ रहा है ऐसे। आई वुड गिव द नेम दैट इज एडवोकेट दिनेश तिवारी। दिनेश तिवारी, वंडरफुल। मेंटर से सीखी हुई एक कोर्ट रूम हैबिट, बहुत होंगे, एक चाहिए हमें। कीप क्वाइट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। वाओ, वंडरफुल। अर्ली फेलियर्स ने आपको क्या सबक दिया? वन हम्बल। लाइन। हम्बल। बी हम्बल। बी हम्बल, ओके। लॉ स्कूल जिसे चीज, जैसी चीज की लिए कभी प्रिपेयर नहीं करता, वो क्या है? आप प्रिपेयर करते नहीं हो, मतलब कोई भी चीज के लिए
हमेशा मतलब जैसे कि आप कोई केस के लिए जाते हो, बहुत सारा प्रिपरेशन होता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पर प्रिपेयर नहीं करते, ऐसी क्या होती लॉ में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके लिए प्रिपेयर ना करना पड़े, बट इट्स क्योंकि वेरी ये कैसे होता है कि आपने ये पूछा तो ये आंसर, ये पूछा तो ये, ऐसे हमेशा आपको जैसे चाहिए वैसे नहीं होता है ना, हाँ, इसके लिए मैंने पूछा ये, सो प्रिपेयर हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना प्रिपेयर पड़ता होना है। पड़ता इवन इवन एक खाली एक छोटी-सी बात है इसमें या कि अगर आपको उस दिन वक़्त चाहिए, जिसे एडजर्नमेंट कहते हैं, या वो एडजर्नमेंट क्यों चाहिए उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होके जाना होता है। ओह! सो मतलब मतलब वक़्त एवरीवेयर प्रिपरेशन इज़ यस, आप एक वकील होने के बाद आप कोर्ट में बिना प्रिपेयर अगर जाओगे, तो बहुत डाँट फटकार पड़ेगी। सो वैसे तो ये भी आंसर हो गया ये भी कि आंसर है, बिना प्रिपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सो कोर्ट रूम का सबसे फनी मोमेंट जो आज भी याद हो, जो मैंने किस्सा सुना है, मैं ओपोनेंट के लिए अपीयर हो चुका था। उस डे या यस, आपका खुद का जो था। यस, यस। टफेस्ट टाइप ऑफ क्लाइंट, वन वर्ड। पीपल हू रीड अ लॉट एंड कम। ओके, एक केस जो इमोशनली आपके साथ रह गया, हैप्पी या हार्ट ब्रेकिंग, नाम नहीं लेने की जरूरत है बट कुछ भी एक बता सकते हो, किसी बारे में होगा। सो हार्ट ब्रेकिंग नहीं पर मेमोरेबल व्हेन आई रिज़ॉल्व अ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। हाँ हाँ, ये भी होता है, वाह, यस। बढ़िया। अभी एक टेढ़ा सवाल शायद, 498 ए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, या डीवी, तो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस का एक पॉपुलर मिथ, क्या इट ओनली प्रोटेक्ट्स वुमेन? इसके ऊपर मुझे पहले जस्ट, हम लोग ब्रेक नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर मैं आगे रुक के ये 498 ए क्या है ये जानना चाहूंगा प्लीज। सो सबको शायद मालूम होगा बट आप उसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण दे दीजिए। सो मैट्रिमोनियल मैटर्स में अक्सर, सिर्फ नहीं, बट अक्सर मैट्रिमोनियल मैटर्स में 498 ए, डोमेस्टिक वायलेंस और थोड़े बहुत जो ऑफेंसेस इसके अराउंड कभी कमिट किए जाते हैं एक रिलेशनशिप में, एक परिवार में, तब लोग ये सेक्शन इन्वोक करते हैं बाय गोइंग टू पुलिस। पुलिस, ओके। ठीक है, डीवी एक्ट के लिए आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाते हो। 498 ये अभी बीएनएसएस और बीएस और नए प्रोविजंस है, बट आप पुलिस के पास जाते हो अपने रेमेडीज के लिए, क्या आपके साथ ये गलत हो रहा है। तो ये चीज के लिए आप बेसिकली यू ट्राई एंड डू, एंड इफ देयर इज एन ऑफेंस कमिटेड यू गो। एंड द मिथ इज दैट, आप जो पूछ रहे थे या इसके पीछे जो मिथ है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये कंप्लेंट है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो कंप्लेंट में तब्दील की जाती है अगर कोई ऑफेंस होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उस इंसान ने वो ऑफेंस किया है। तो पब्लिकली भी जब कभी एक डिफेमेशन जैसी हो जाती है कि ये हस्बैंड के खिलाफ 498 ए का केस है, हाँ, प्रूव नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक केस रजिस्टर होता है और केस रजिस्टर होने के बाद हस्बैंड्स को भी पूरा मौका दिया जाता है उस, या तो वो या उसके अधिवक्ता के थ्रू यानी उसके वकील के थ्रू अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। सो इट इज जस्ट नॉट फॉर वुमेन, इट इज ऑल्सो फॉर दैट मैन। लेजिस्लेचर ने और कोर्ट ने पूरा ख्याल रखा है, कंसिडर करते हैं इक्विटी में और आपकी बाजू भी सुनी जाती है, तब न्याय होता है। ओके, बट जस्ट इसको थोड़ा सा आगे और 498 ये आपने थोड़ा सा बताया, 498 ये कौन सा क्लॉज, मतलब क्या हुआ तो 498 ये चीजें होती है, हैरेसमेंट, हैरेसमेंट, मतलब विमेन्स हैरेसमेंट या वुमेन जो भी हैरेसमेंट, वुमेन वुमेन हैरेसमेंट, हैरेसमेट। तो उसके लिए कोर्ट में जा यस, सकते हैं, तो जा सकते, 498, ओके। यस। तो कोई भी होगा तो दैट मीन्स 498 मतलब ये वुमेन हैरेसमेंट होगा, हाँ, ऐसा होगा। हाँ, ओके, फाइन। कौन सी ह्यूमन इमोशन आपने केसेस की वजह से डीपली समझी? हर केस से कुछ ना कुछ समझ ही आता है। ओके, फाइन। कोर्ट का सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट, बेल, मैट्रिमोनियल या क्रॉस एग्जामिनेशन? क्रॉस एग्जामिनेशन, वो जब शुरुआती दिनों में स्ट्रेसफुल रहता है। अधिवक्ता जब जाते हैं, पहले क्रॉस एग्जामिनेशन ही एक ऐसा स्किल है जहाँ पे विटनेस आपके कटघरे में यानी कोर्ट के कटघरे में विटनेस बॉक्स में खड़ा यस होता है यस, और आप सोचो कि आप सारे सवाल लिख कर चले जाओ, सारा रिसर्च लिख कर चले जाओ, सब चीज याद करके चले जाओ। अगर विटनेस को उस वक्त उस घड़ी अगर आपने आपके दिए हुए प्रश्न का उसने उत्तर वो नहीं दिया जो आपका सेकंड रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका प्रिपरेशन मैं वही पहला क्वेश्चन था कि प्रिपरेशन को तभी चैलेंज हो गया हाँ, क्योंकि दूसरा ही आंसर आ गया, yes, and sometimes we really get tough witnesses है ना? उनसे वाह, स्पेशली एक्सपर्ट एविडेंस, जब हम एक्सपर्ट विटनेस बुलाते हैं करते तो हैं, वो बहुत प्रिपेयर होके आते हैं एंड इट टेक्स आर्ट, और जिसको क्राफ्ट बोलते हैं, बोलते हैं। कोर्ट क्राफ्ट कहते हैं, कि हम पूरी कोशिश करते हैं
हम ये नहीं कोशिश करते कि वो सच बोले या झूठ बोले, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो चीज़ कोर्ट के सामने आए जो हम भी लाना चाहते हैं, जो हमारे क्लाइंट ने हमें बताई और उस विटनेस बॉक्स में खड़े हुए इंसान ने या तो जानबूझकर या तो गलती से नहीं बताई कोर्ट को। ये हमारा जॉब होता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छे वकील, अच्छे लॉयर को या अच्छे एडवोकेट को एक बेहतरीन क्या बोल सकते हैं बोली आनी चाहिए या ही शुड बी अ वेरी गुड स्पीकर। इज इट ट्रू फॉल्स? पार्शियली ट्रू। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, व्यक्त कर पाते हो, एक्सप्रेस कर पाते हो कम समय में, तो जज के पास Effective बहुत हो जाएगा। इफेक्टिव हो जाता है। बट मैं ऐसे भी लोग ये एक अच्छी बात है कि कोई बोल नहीं सकता, वो भी एक वकील बन सकता है। रियली? यस, बट लिटिगेटर मतलब जो कोर्ट में जाके? बिल्कुल। ओह, क्योंकि हमारे कोर्ट के जो जजेस भी है, अगर उन्हें पता चल जाए कि ये बोल नहीं सकता बट ये लिख तो सकता है अपने आर्ग्यूमेंट्स। अब ये प्रैक्टिस है हमारी देते हैं कि हम रिटन आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं। ओह, शायद उसे क्रॉस एग्जामिनेशन में तकलीफ हो जाए, किसी को प्रश्न पूछने में, बट वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता जो बोल नहीं सकता, वो सच नहीं है। क्या बात है, वाह! ये नई चीज मुझे मालूम हुई। ये क्वेश्चन इसलिए निकाला था कि जो जिसको वकील बनना है लेकिन वो अच्छा बोल नहीं पाता है बट ही इज अ इंटेलिजेंट पर्सन, तो क्या ये वकील बन सकता है क्या? ये क्वेश्चन बिल्कुल। मेरे माइंड में था। सो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब रिटर्न भी आप दे सकते हो। रिटन बेसिकली आप ड्राफ्ट तो सब रिटन ही करते हो। ओरल आर्ग्यूमेंट वो इंसान शायद अच्छा ना कर पाए जो अच्छा बोल ना पाए, True. पर अगर उसका ड्राफ्ट अच्छा है, उसका क्राफ्ट अच्छा है, उसकी लिखावट अच्छी, उसको लॉ आता है और उसने कोर्ट के सामने रिटन आर्ग्यूमेंट्स भी टेंडर कर ली, तो हो सकता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने मूवीज में देखे है ना, तो मूवीज में तो हीरो जो भी है वो इतने अच्छी तरह से बाहिर होते हैं, तो कभी अगर कोई उतनी तरह के बोल नहीं पाया तो क्या? ये क्वेश्चन था। फाइन, अगर आप लिटिगेटर नहीं होते तो क्या कर रहे होते? वो अभी इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर मैं लिटिगेटर नहीं होता तो आई वुड बी आई डोंट नो, वेरी डिफिकल्ट। जर्नलिज्म? मे बी यस, बिकॉज वो पहला प्यार था। यस यस, ये दूसरा या अभी ये फर्स्ट हो गया, ये अभी प्रायोरिटी हो गया। वो प्यार था, ये बीवी है, इससे मेरी शादी हो चुकी है। यस यस यस, घर पे भी है। हाँ हाँ यस। या लिटिगेशन शुरू करने से पहले हर क्लाइंट को क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? लिटिगेशन शुरू करने से पहले उसको उसका केस पता होना चाहिए, उसके मेरिट्स जिसको हम बोलते हैं, प्लस माइनस पता होना चाहिए, एक फॉरसाइट होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं। वेरी नाइस, वो इजी हो जाता है बैलेंस शीट से। बहुत बढ़िया। अभी बुक माई विल के ऊपर कुछ क्वेश्चन। बुक माई विल का बर्थ मोमेंट, वन वर्ड रिएक्शन, मतलब जब भी आपको सूझा तो उस समय क्या रीजन था और फिर होने के बाद आपको क्या लगा? तो वन वर्ड में अगर बुक माई विल के बारे में आप क्या सोचते हो इन शॉर्ट, वन वर्ड में? पीस। वाओ, गिविंग पीस आल्सो, सबको पीस। और there are two things which I earlier what I used to tell and then it got changed. Earlier I used to say that sleep is priceless, मतलब नींद की कोई कीमत नहीं हो सकती, गरीब को भी आती है, अमीर को भी आती है और आनी चाहिए। पर मैंने जब ये बुक में मिलता तो मैंने कहा कि पीस इज प्राइसलेस। अगर आप सुकून में हो, आप पीस पे हो, इफ यू आर एट पीस, इट इज प्राइसलेस। नो मनी कैन गेट यू दैट पीस, दैट पीस। बिल्कुल। और उससे आप है ना पीस ऑफ माइंड को पैसे भी जोड़ नहीं सकते कि ये 50,000 का पीस है, ये 1 लाख रुपया या 10 लाख का। पीस इज पीस। यस। खुशी कैसी है? बहुत या बहुत ज्यादा, इतना ही हो सकता है। वेरी नाइस। इंडियंस विल क्यों नहीं बनाते? एक रीजन, बहुत सारे हैं बट वन रीजन दिस मोमेंट, दैट इट गेट्स चैलेंज्ड इन द कोर्ट। अच्छा, ओके। सबसे चैलेंजिंग विल कौन सी होती है ड्राफ्ट करना? लिविंग विल। लिविंग विल, ओके। कोई केस जहां विल ने एक बड़ी फैमिली को रोक दी हो, मतलब कुछ भी वॉर रोक दी हो दोनों के बीच में आपके? आपने एक किस्सा तो बताया, शायद बिहाइंड द सीन्स में आपने बताया था। मैंने अब शायद इसमें पॉडकास्ट में भी बताया था 19 इयर्स वाला 19 इयर्स के बाद अगर वो विल होता तो शायद वो 19 साल लड़ते नहीं। वेरी नाइस। और रिसेंटली एक सेलिब्रिटी का केस चल रहा है दिल्ली में, आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम्स। नो नेम्स प्लीज। तो उनकी भी असेट्स के ऊपर अभी परिवार जो है, फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, उनके बच्चे, वो थोड़े से रंजिश है, डिस्प्यूट्स चल रहा है कोर्ट में। सो एक डॉक्यूमेंट शायद ये सब नहीं बचा सकता था ये सब। वेरी नाइस। बुक माई विल इन 3 वर्ड्स। अभी बुक माई विल ये
3 वर्ड्स है, हम्म। लेकिन उसे आप 3 शब्द में अगर कुछ कहना चाहते हो तो? So peace is priceless is what Yes, 3 words I would yes. say. That's all. Yes, Okay, fine, sorry. 3 words. रिसर्च बेस्ड लॉ, रिसर्च बेस्ड लॉ आपके सिग्नेचर स्टाइल क्यों बनी? So I call it research driven results. हाँ. When I would, so I always used to see that why should somebody come to a law firm? I would not say my law firm. Why should somebody come Any to law. a law firm? There Right. has to be some USP. There has to be something that has been given, which my other lawyer brothers would also be giving it. But how would I make it little more accessible, affordable, and approachable? क्या बात? Is to ensure giving back the platform or giving back through the firm research. Your queries, we try to answer it to our best of our abilities are concerned. So nice, superb. Technology in law, blessing या headache? It's a blessing if you take it right. Right, take it right, absolutely. AI in legal practice, friend या foe? Friend, it's a friend. Yes. Absolutely. हाउसिंग सोसाइटीज को ये अब आने वाले क्वेश्चन में है एक्चुअली, बट ये पहले हमने लिख दिया। पॉजिटिव हैबिटेट, इसके ऊपर हम बात करने वाले थे, लेकिन वो लास्ट में हम लोग लेंगे, लेकिन ये पहले क्वेश्चन आ गया था। तो हाउसिंग सोसाइटीज को पॉजिटिव हैबिटेट की जरूरत क्यों है? अभी पॉजिटिव हैबिट मतलब हैबिटेट का बारे में एक जस्ट 2-3 लाइन में आप बता दीजिए, देन वी कैन आंसर दिस। सो बेसिकली व्हाट इज पॉजिटिव हैबिटेट? जैसे मैंने अपने लाइफ में यही चीज सीखा कि किस तरीके से कुछ ऐसी कोशिश मैं करूं जिससे समाज में लोग लड़े ना, कोई भी बात पे डिस्प्यूट ही ना हो। शायद ये करना इम्पॉसिबल ड्रीम है, बट मैं कोशिश करना फिर भी छोड़ूंगा नहीं। सो दिस इज एन इनिशिएटिव कॉल्ड पॉजिटिव हैबिटेट, जिसकी स्पेलिंग एक्चुअली PAWS। हमने लिख देंगे, ये हाँ, नीचे स्क्रीन पे हमने हाँ, लिखा है ये नाम, yes. तो जरूर आप पढ़िए। सो अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली में ये केसेस बहुत सुने होंगे कि पेट्स एंड स्ट्रेस को लेके बहुत ही विवाद चल रहा है। बिल्कुल। कुछ लोग पेट से बहुत और स्ट्रेस से बहुत प्यार करते हैं, और कुछ लोग स्ट्रेस से नफरत नहीं करते बट डरे हुए हैं। कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस लिया है वो किसी डर, किसी इंसान को होने वाली हानि से बचाने के लिए लिया है। और उसी जगह पे दूसरे एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो स्ट्रेस से बहुत प्यार कर रहे हैं। सी, इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल लव, बिल्कुल, दिस कंट्री इज नोन टू लव एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। Absolutely. दिस इज व्हाट द कल्चर ऑफ दिस कंट्री इज। True. तो ये दोनों एस्पेक्ट, ये दोनों के बीच में जो होने वाले विवाद है, इसको मुंबई शहर के हाउसिंग सोसाइटी में भी ये से विवाद चलते हैं कि वो स्ट्रे यहाँ पे लाते हैं, वो पेट यहाँ पे लाते हैं, वो यहाँ पे खाना खिलाते हैं, इनसे हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, इनसे हमारे बुजुर्गों को तकलीफ होती है। और जब ये दो लोग लड़ने आते हैं एक दूसरे के सामने, तो कभी कभी बहुत गलत घटना घट जाती है। बिल्कुल। कभी कभी कोई उसमें से जो पेट लवर है या पेट अवर्स बोलता हूं मैं, जिसको पेट से डर लगता है या स्ट्रे से डर लगता है, वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा इल्जाम लगाते हैं। तो मेरे लॉ फर्म ने कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट, AWBI एनिमल वेलफेयर बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के सारे जजमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए और बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 को मद्देनजर रखते हुए, इन कंसिडरिंग, इन अकॉर्डेंस टू दोज लॉज, वी हेल्प सोसाइटी टू ड्राफ्ट अ पॉलिसी वन, so that You do that? yes, Oh, great. my firm does that. मतलब yes, your firm only. Yes, this positive habitat does that. Second, we become their expert consultant only in cases where disputes are escalated beyond their control before going to police or any other authority. So nice. So we try to keep a gate before a gate that you approach the doors of police or court, that can we frame this policy in your society? Number one, if yes, so everything is now written down with equal representation of pet lovers, stray lovers, pet averse people and society, And you together. and we together. Second, if there is a dispute, can we sit and talk? Can we mediate? Can we negotiate? Can my firm be a role model or a role in your society if there is a dispute? Before, if you don't like our opinion, fair, you have the doors to go to the court, you have the doors to knock of the police also. But उससे पहले आप अगर ये आपके सोसाइटी में पॉलिसी लगाओ, अडॉप्ट करो, एक एक्सपर्ट को रखो, हमको रखो या किसी को भी रखो, जो आपको आपके नेबर को कोर्ट और पुलिस स्टेशन लेके जाने से रोके। क्या बात है, दिस इज अ सुपर्ब मींस न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी, Yes. एंड आई थिंक सारे दोस्तों को हर एक सोसाइटीज में रहते हैं,
बिल्डिंग अपनी एक सिंगल बिल्डिंग हो या इट्स अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, और वहां पर एक रूल्स फ्रेम करने के लिए एक आप दोनों सबको लेके सबको, आप बना रहे हो, यस, एंड दैट कैन बी मतलब फॉर्मेट हो सकता है फिर। वो पूरा फॉर्मेट हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। छोटी सी तकलीफ है कि जानवरों को खाना कहाँ खिलाना है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनको परेशान नहीं होना चाहिए, इस वजह से भी कोई होना चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज समटाइम्स व्हाट they give food to the stray एग्जैक्टली, which may be nuisance for somebody, but he is doing a good work, he needs to be protected, वेरी नाइस, and even those people who are facing those kind of nuisance have to be protected. सो नाइस, सो गलत तो कोई भी नहीं है उसमें। बहुत अच्छी बात तो बताई। उसके लिए हम ये पॉलिसीज बनाते हैं, एंड बी देयर एज एन एक्सपर्ट विद देम। So with the cooperative societies you together Yes. can work very Yes. nicely. यस, दोस्तों इस मौके का फायदा उठाइए, और ये है और और ऐसे भी। कोई भी आपको आपके फ्रेंडली लॉयर्स होंगे जो ये फॉर्मुलेट कर सकते हैं, तो जरूर आप ये पॉइंट पे कमेंट तो लिख दीजिए, लेकिन आपके कुछ भी सवाल होंगे तो इसके ऊपर एक डिफरेंट पॉडकास्ट, देखिए कितने पॉडकास्ट सीरीज करेंगे हम लोग। तो ये नहीं, बहुत ये सोसाइटी प्रॉब्लम है, ये you can बहुत say, ये और बहुत बड़ा, बहुत बढ़ गया है, बिकॉज सम पीपल यू सेड राइटली डर जाते हैं, कुछ जगह न्यूसेंस हो गया है, कुछ जगह अच्छी भी चीजें हैं, दोनों चीजों को संभाल के। और दोनों समुदाय सही है। Yeah, एक yeah, समुदाय अपने जीवन से वक्त निकालता है, बहुत सर बढ़िया। आज के वक्त में वक्त ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, वो वक्त निकालता है उन प्यारे जानवरों के लिए, उनको कोई परेशान दोनों करे, चीजें, बिल्कुल, वो भी खाली वो सही तरह से उसे फ्रेमवर्क में फ्रेम लानी करी जाए, जरूरी है। सिस्टम में लाना जरूरी है बस। और कोई पुलिस के पास भी जाते हैं तो पुलिस बोलते हैं भाई आप अपने से आपस में पहले डिसाइड करो, हाँ। तो वो क्या करेगा, बाय फोर्स नथिंग कैन बी डन, नथिंग कैन बी, विलिंगनेस शुड बी देयर। यस, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अभी एक जस्ट पर्सनल क्वेश्चंस हम पूछना चाहते हैं, बिकॉज हम पॉडकास्ट के एंड पे जा रहे हैं एक थोड़े समय से। लाइक्स, फेवरेट्स और फन जोन, ठीक है, मतलब यही रैपिड फायर में आपका फेवरेट फूड क्या है, क्या बिरयानी, खाना पसंद है? बिरयानी। आप बोलिए मत, मुझे भूख लग रही है, हेलो तीनों जाएंगे। अरे आप भी, हाँ आप भी, यस, हमारे टीम के साथ। फेवरेट कलर ब्लू, कोड के लिए फेवरेट आउटफिट एक ही होता है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आउटफिट आप जब भी जाते हो तो एक ही ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बट वाइट ही है। दूसरा कोई वहां पर कलर चॉइस नहीं है। मैंने ये गलत क्वेश्चन पूछ दिया। फेवरेट स्पोर्ट्स, टेनिस अभी खेल रहा हूँ, अभी खेल, टेनिस। बचपन में मैं जरा भी स्पोर्ट्स के आसपास भी नहीं था, नहीं थे, जरा भी नहीं। आज आई वाज अ गुड चीयर लीडर, वेरी गुड। फेवरेट मूवी बचपन में आज दोनों बता दीजिए। सो पहले कौन से देखे? बहुत सारी पिक्चर मेरी फेवरेट है, पर एक आध कोई आप बता सकते हो? एक आध- बचपन में जो मेरी फेवरेट हमेशा रही है एंड विच इज वेरी लिंक टू माय प्रोफेशन इज कॉल्ड मेरी जंग ऑफ हाँ। अनिल कपूर। क्या काम है, मैं वही बता रहा हूँ, हम वो देख के बड़े हुए हैं। Yes. मतलब क्या होता है, वो जो एक्शन, ये वो बातें, डायलॉग, हम इसमें मोहित हो जाते हैं उसके, इसलिए मैंने मेरे स्टूडेंट जर्नी में जब मैं बहुत था ही अच्छी। लॉ केस में, तो मैंने वो पिक्चर कम से कम 20-25 बार देखी है। और आई डोंट नो इफ मिस्टर कपूर विल वॉच दिस पॉडकास्ट, इफ somebody can share this to अनिल Mr. कपूर जी देख रहे हैं, मैं उनको भेजूंगा। Yes. अनिल कपूर जी देख लीजिए प्लीज, और ये आपके फैन है So और हम भी हैं। उन्होंने जो किरदार निभाया था वो बहुत ही प्यारा किरदार था, और बहुत इन्फ्लुएंशियल किरदार था वो बहुत सारे लोगों के लिए, कि किस तरीके से सबूत नहीं होने पर भी सच आप बतला सकते हो, आप प्रूव कर, बिकॉज इफ यू सी दैट मूवी True, देयर true, वाज true. लैक ऑफ एविडेंस बट True, स्टिल ही true, कुड प्रूव इट, इफ यू रिमेंबर दैट। अगर ये पॉडकास्ट को इसी समय रोक दिया जाए और आपने सारी बातें बताई, तो अब देख लीजिए क्वेश्चंस को जोड़ते हुए मुझे जो सूझ रहा है वो आपसे बात कर रहा हूँ। अनिल कपूर जी, वो मूवी, और आपने जो बताई, मैंने पूछा इमोशनलेस होना चाहिए क्या, इमोशन वाला होना चाहिए, वो मूवी में वो जीतते हैं, मतलब ही वाज जस्ट अ स्टार्ट आल्सो, यस, लेकिन उनका एक मकसद था, और बिकॉज ऑफ दैट वो एक तरीके से वो काम कर रहे थे। सो यू शुड हैव, आपके जैसे आपने बताया कि पीस ऑफ माइंड, इन्होंने कहा कि क्यों करना चाहिए मुझे पीस, सम गोल आपका है, तो आप आगे बरकरार रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, है ना, बरकत हमेशा रहेगी। बिल्कुल। बहुत नहीं, बहुत बढ़िया। फेवरेट मूवी में एक मेरी जंग होगी, और अभी में कौन सी? और अभी में एक बहुत अच्छी मूवी आई है, साउथ के एक्टर है, माफ करना मुझे वो एक्टर का नाम नहीं पता, पर वो पिक्चर का नाम और उनका किरदार मुझे बहुत पसंद है। वो पिक्चर का नाम है जय भीम। हाँ, अरे बहुत ही बिल्कुल बहुत ही प्यारी ज्योती पिक्चर, का आणि त्यांचा पिक्चर होता तो, बहुत हाँ। मस्त, वो भी लॉयर का ही, लॉयर का ही है, बहुत ही मस्त, तो वो है। बिल्कुल। और
आजकल नेटफ्लिक्स पे सीरीज बहुत है, तो बहुत पुरानी सीरीज मैं जिक्र करता हूँ हमेशा। वो सूट्स मुझे बहुत पसंद हाँ हाँ हाँ, ये काफी है, मतलब वी आर लकी इनफ टू हैव दिस कि ये नेटफ्लिक्स और सब देखने को मिल रहे हैं। That's all. फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस है। फेवरेट एक्टर, पहले और अभी, शायद दोनों बता सकते हो या अभी बता। I always had a dream to meet Mr. Dilip Kumar. The one Bollywood actor's autobiography that I read in 2.5 days was Dilip Kumar. And in today's time, it is always has to be Shah Rukh Khan. वाओ ग्रेट, शाहरुख जी आप कभी मिल रहे हो? यस, एक्ट्रेस। Actress, in earlier generation, I like Madhubala. हाँ, And she's बहुत just बहुत awesome. बढ़िया। बहुत ही प्यारी अदाकारा। स्माइल उनकी जो है Yes. ना, नटखट सारा, मतलब उनकी क्या है, उनकी चुलबुली, आंखों से जो, हाँ, मतलब सीरियस भी और चुलबुली भी। yes, बहुत yes. मस्त, तो बिल्कुल। वो, और अभी के वक्त में there are multiple, but one name that I would like to take is Alia Bhatt. हाँ, सुपर। The kind of versatility, जो उन्होंने काम किया है बहुत ही मस्त, बहुत versatile. और उन्हें अपने आप में चेंज काफी, बहुत. मैच्योरिटी। She has broken, she has made it. She has broken herself again, made it. So it's very एग्रीड एग्रीड, सुपर। आलिया जी आप भी सुनिए। यस, फेवरेट सॉन्ग या म्यूजिक डायरेक्टर, दोनों, कुछ भी। किशोर कुमार आपने कहा आपके फेवरेट, म्यूजिक डायरेक्टर अगर कोई स्पेशली So आपको पसंद है? music director अगर, तो undoubtedly it is A.R. Rahman. I Wow, like बहुत his music. very But nice. पुराने जमाने का all time favorite is किशोर कुमार. हाँ, सो सुपर। एक हॉबी जिसने बिना आप नहीं रह सकते, ऐसे कोई है? मतलब एक हॉबी ऐसी जो भाई ये तो चाहे। Going to theaters. हाँ, सुपर सुपर, वेरी वेरी। I don't recollect any 2 months. मतलब 2 महीने में ऐसा कोई वक्त नहीं होगा कि मैं थिएटर नहीं गया, मैं थिएटर्स जाता ही। एक चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, सब पसंद की चीजें, वो कोई क्यों पूछूं मैं, पसंद नहीं है वो भी बताइए ना। तो क्या पसंद नहीं, मुझे करेले की सब्जी पसंद है। हाँ, करेला पसंद नहीं है ना, माफ करना दोस्तों जिसको करेला पसंद है, हाँ, बट फिर भी। यस, डॉग्स और कैट्स? Both. I love dogs too much. My wife loves cats too. वाओ, सुपर। टी या कॉफी आपको? कॉफी, कॉफी। नहीं, चाय पिए ना अभी? क्योंकि कॉफी मैं खुद के ऑफिस की खुद बनाकर पीता हूँ। ओह बाप रे, मैं आना चाहूंगा। बिल्कुल, I will definitely. सो वी, आवर टीम इज कमिंग। Yes. और मैं खुद बनाऊंगा कॉफी, मतलब Yes. मैं खुद बनाकर पिलाऊंगा। दोस्तों ये वादा रहा। Yes. एक कप चाय, कॉफी का। यस, लॉन्ग कोट डे के बाद आपकी गिल्टी प्लेजर क्या रहती? There's a very good restaurant at near my court, which is called, I'm not promoting, but I like that restaurant called Anna Idli. हाँ, So I वो पसंद है, बहुत पसंद। बहुत मस्त। पीस इज प्राइसलेस, राइट? सो वन लाइन मीनिंग। Peace is priceless is itself a meaning, but या to just emphasize a little bit better, Yeah. that everything can be, earned. So is peace. दैट वे। But for everything that you earn, you have to put an effort. So effort थोड़ा सा peace के लिए लगा दो, बहुत अच्छा रहेगा। सुपर, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। बेस्ट एडवाइस जो आपको कभी मिली, बहुत सारे लोगों ने दी होगी, बट ऐसे सब जगह से बोलो जो भी आपको याद आ रहा है ये मोमेंट पे, ऐसे बहुत एडवाइसेस होंगी, बट तो आपको एक एडवाइस जो मैंने ली भी है कि stay calm and things will work out. So Super. stay calm. आपका सीक्रेट सुपर पावर एज ए लिटिगेटर? सब हर एक का USP सब है। मैंने रिवील नहीं करना है। अच्छा। Yes. Not to reveal your secret superpower is the secret. एग्रीड। और फाइनली जर्नलिज्म, लिटिगेशन या लॉयरशिप, लास्ट चैप्टर कौन सा होगा? मतलब व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू? So journalism of course has helped me in my oration skills, जो आप Okay. कह रहे थे आप कैसे प्रेजेंट करते हो। यस, Law has helped me gain a lot of knowledge, which will be continuing till my last breath. वेरी नाइस। And when you spoke about lawpreneurship, so I called it lawpreneur means as a advocate, as a lawyer, or as a law firm, I can help few. But if I wish to help many, is where skills of lawpreneur and my journey of lawpreneur should excel. Book My Will is just a start. Positive Habitat is just a start. I dream to create such more enterprises which will actually help to ensure only one thing: peace is priceless. सुपर, बहुत बढ़िया बताया आपने। दिस राउंड इज हैज Yeah. गॉन वेरी नाइसली, एंड आपने बहुत सारे फ्लाइंग कलर्स में आंसर दिए, सो कोई पास भी नहीं बताया, सो दैट इज वेरी नाइस।
सो हमारा अभी एक राउंड जो है वो दोस्तों ये कॉमन FAQs एवरी इंडियन आस्क। टू अ लॉयर, मतलब उनको पूछने की जरूरत है मेरा लॉयर होगा मेरा लॉयर नहीं होगा, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस है, शॉर्ट में आंसर्स फास्ट आप बता सकते हो। कोशिश विल ट्राई टू सी। yes. और इसको हमने कवर किया अलग अलग सेक्शन में, लेकिन फिर भी मैंने काफी क्वेश्चन है उसको कम कर दिए। जनरल लीगल डाउट्स, ओके, आर यू रेडी सर? yes. यस। तो डू आई रियली नीड अ लॉयर फॉर दिस और कैन आई हैंडल इट माई सेल्फ? क्या मुझे लॉयर की जरूरत है या मैं ये खुद हैंडल कर सकता हूँ? ऐसा कभी आता है तो क्या करना है? तो गुजराती में कहावत है, जेनु काम तेनो करेक्ट, तेनो करे तो बराबर। तो आई थिंक सो लेट योर लॉयर डू द जॉब। वेरी नाइस। पूरा केस शुरू से आखिर तक कितना खर्चा आएगा, ये हमेशा क्वेश्चन होता है। तो इसे कोई कोई डिफाइन नहीं कर सकते, आई नो, बट नॉर्मली कैसे डरता है ना लॉयर के पास जाने के लिए, आपने हमने कहा, तो इसको आंसर करते हुए आप क्या आंसर दे सकते हैं उनको? सो कॉस्ट के रिलेटेड में ये आंसर देता हूँ कि लॉयर की कोई एक फिक्स फीस नहीं होती, बट आपको अगर आपके केस का कॉस्ट जानना हो बिना वकील से पूछे, तो आप समझिए आप जो रेमेडी ले रहे हो उसकी क्या कीमत है। क्या आंसर है, वाह। अगर आपकी रेमेडी की कीमत करोड़ों में है, तो आप कोशिश करोगे एक अनुभवी, एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड आदमी ही आपका केस ले, और आपका बजट भी होना चाहिए। तो आपका केस डिसाइड करता है कि आपका कॉस्ट क्या होगा। बहुत मस्त आंसर दिया आपने, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, रियली। मतलब किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो कितना खर्चा है, इससे अच्छा इसे एक सोल्यूशन के लिए क्या। बहुत बढ़िया, वेरी नाइसली सेड। दोस्तों ये आपको बहुत ही आसान तरीके से इन्होंने बताया, तो आप सोच सकते हो कि उसका पीस ऑफ माइंड या जो भी है वो क्या है। केस रिजॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा, ये भी क्वेश्चन होता है, विच इज नॉट इन योर हैंड, आई नो आपने बताया, बट फिर भी इसे हम लोग कैसे एड्रेस करें ये क्वेश्चन? इसका भी एक सिस्टमैटिक आंसर है। केस को वक्त कितना लगता है, आप ये वक्त के बारे में अगर वकील से पूछोगे, तो वो आपको स्टेजेस बता सकता है कि पहले आपका केस फाइल होगा, फिर एविडेंस होगा, फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे और फिर ऑर्डर होगा। ये कुछ मिनिमम स्टेजेस आपको वो एक्सप्लेन कर सकता है, और वो स्टेजेस को किस तरीके से किस कोर्ट में कितना बर्डन है या कितना पेंडेंसी है, उस हिसाब से आपको वो अप्रोक्सीमेट टाइम दे सकता है। मिनिमम यानी जैसे अगर आप मुझे पूछो एक मैट्रिमोनियल मैटर के लिए कितना वक्त लगता है, तो मैं कहूंगा अगर मुंबई जैसा शहर है जहां पे बहुत सारे केसेस है, तो एक कंक्लूजन पे आने के लिए 5 6 6 साल या 3 साल, डिपेंडिंग ऑन दैट जज, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी, तो आपको अप्रोक्सीमेटली मिनिमम टाइम दिया जा सकता है, मैक्सिमम नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान लड़ने के लिए खड़ा हो, तो अपील और उसका अपील और उसका अपील, इट इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। बिल्कुल। और क्या मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि सपोज कोई सामने कोई पार्टी है जो वकील को अप्रोच हुई है और मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोर्ट नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कोई मेरे वकील से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट बात नहीं कर पाता हूँ, तो कैन एनीबडी हायर द लॉयर, और वो लॉयर काम कर सकता है क्या, ये क्या बोलते हैं आउट ऑफ कोर्ट की? लॉयर भी आपके लिए ये काम कर सकता है, एडवोकेट भी आपके लिए काम कर सकता है, और कोर्ट भी आपके लिए काम कर सकता है। अभी हमारे कोर्ट में मीडिएशन, लोक अदालत, ये प्रोसेस हम सबको पता है। इनफैक्ट सरकार भी अपने प्रमोशन या पब्लिकेशन या एडवर्टाइजमेंट के जरिए मीडिएशन, एक लॉ है मीडिएशन। वाह, ये मालूम नहीं था। ठीक है, आप आपके वकील को भी कह सकते हो कि हमें मीडिएशन ही करना है, कोर्ट में लड़ना नहीं है। इनफैक्ट आप कोर्ट में जाकर भी कह सकते हो जज साहब को कि साहब ये मैटर डिस्प्यूटेड जरूर है, पर मैं मीडिएशन चाहता हूं। कोई एक ऑफिशियल आदमी नियुक्त किया जाए जो मीडिएटर बने, दो अनबायस, किसी का पक्ष नहीं लेते हुए आपके केसेस सॉल्व कर सकते हैं। आप बिल्कुल जा सकते हो। क्या बात है, ये सिंपल सिली क्वेश्चन मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल ले पर्सन को शायद हर बार लड़ने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज वेरी नाइस, मतलब सारे आंसर्स मिल सकते हैं। क्या मुझे जल्दी स्टे ऑर्डर मिल सकता है क्या? डिपेंड्स ऑन योर केस। ये मैं आंसर चाहता हूँ। केस फाइल करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली चाहिए होते हैं? सो कोई भी केस डिपेंड ऑन द केस ऑल्सो, बट स्टिल डिपेंड्स ऑन द केस। लेकिन जैसे अगर आप प्रॉपर्टी केस है तो प्रॉपर्टी के सारे कागजात होने चाहिए। अगर कोई ऑफेंस का अगर केस है, तो उसमें तो पुलिस यानी स्टेट थ्रू पुलिस या जो भी इन्वेस्टिगेशन मशीनरी है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। बस आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, बस आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो वही चीज काफी है। वेरी नाइस।
अभी मैट्रिमोनियल के रिलेटेड एंड फैमिली लॉ के हिसाब से, क्या बिना दूसरे पार्टनर की मर्जी के डाइवोर्स मिल सकता है क्या? डाइवोर्स जब सामने वाला तैयार ना हो, आपकी जो स्पाउस अगर आपके साथ डाइवोर्स लेने के लिए तैयार नहीं हो, तभी आपको डाइवोर्स केस फाइल करके कंटेस्ट यानी लड़ना पड़ता है। अगर आप दोनों पक्षकार तैयार होते हैं तो म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया जाता है। वेरी नाइस। उसका ही म्यूचुअल डाइवोर्स में कितना टाइम लगता है? म्यूचुअल डाइवोर्स पे मुंबई शहर में जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, और अधिकतर सारे शहरों में यही होता है, पूरे देश में ऐसे ही होता है। म्यूचुअल डाइवोर्स सबसे सही सलाह होती है जो सभी पार्टीज ने करनी चाहिए। ये हम सबको एडवाइस करते हैं, क्योंकि जब अपने रिश्ते की शुरुआत प्यार मोहब्बत से की है तो उसे खत्म डिपार्ट भी भी म्यूचुअली सही। करना चाहिए। तो वो उसको जो वक्त लगता है वो 3 महीने से लेके 9 महीने तक लगता है। फाइन। नॉर्मली क्या हस्बैंड भी मेंटेनेंस मांग सकता है? यस, मांग सकते हैं। और कोर्ट ने मेंटेनेंस हस्बैंड को दिया भी है। ओके। यस, कभी कभी वाइफ काम करती होगी, इसलिए मैंने कहा ना वो मिथ, डिपेंड करते हैं। हाँ, मैंने वो मिथ कहा ना कि इट इज ओनली फॉर वुमेन, Women's. नो इट इज आल्सो फॉर मेन। अभी एक बहुत प्यारा सवाल मुझे लगता है, व्हाट्सएप चैट्स, फोटोज या रिकॉर्डिंग्स एविडेंस बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। वैलिड है? आपको, हाँ वैलिड है, बस आपको उसको प्रेजेंट करते वक्त कोई भी एविडेंस, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक हो, दस्तावेज हो या जो भी हो, कोई भी एविडेंस को कोर्ट के सामने पेश करने के लिए आपको एक अधिवक्ता यानी एक एडवोकेट की जरूरत है, ताकि वो इस तरीके से कोर्ट में पेश किया जा सके कि उसके ऊपर कोई सस्पिशन और डाउट ना हो और आपका एविडेंस एडमिट हो जाए। वेरी नाइस। प्रॉपर्टी रिलेटेड 2-3 सवाल। किसी की डेथ के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होती है? सो अक्सर लोग नॉमिनेशन, इस पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल मेरी टीम ने लिखा है, अगर सर परमिशन देंगे तो आर्टिकल में उनको शेयर करके वो लिंक या डिस्क्रिप्शन बिल्कुल। पे रख सकते हैं, कि अक्सर लोगों को गलतफहमी है कि जो नॉमिनी है मेरे प्रॉपर्टी का उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। एक इंसान के मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ विल के प्रोबेट से या तो सक्सेशन के थ्रू ही हो सकती है। सुपर। गिफ्ट डीड और विल में क्या फर्क है? गिफ्ट डीड वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप आपके जीवन काल में आपके सहमति से और प्यार से सिर्फ अपने चहीते यानी लव्ड वंस को ही गिफ्ट कर सकते हो, विदाउट कंसिडरेशन, बिकॉज इसमें कंसिडरेशन लव होता है, इसलिए आप सिर्फ इमीडिएट फैमिली को ही गिफ्ट कर सकते हो। सो नाइस। लास्ट सवाल इसमें प्रॉपर्टी में, क्या भाई बहन मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचने से रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, अगर वो उनके पिताजी की प्रॉपर्टी है और अगर वो उनका शेयर्स है तो आपको रोक सकते हैं। सो लास्ट कैटेगरी क्रिमिनल लॉ एंड पुलिस के हिसाब से कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन। अगर पुलिस घर आ जाए तो क्या करना चाहिए? वकील को कॉल करना चाहिए। ओके। ये मैं मूवीज के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ऐसे मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, पर ये कुछ होता आगे, है, क्योंकि नॉर्मल पता नहीं है, चलता है डरना नहीं चाहिए सबसे। राइट्स मालूम होने चाहिए, ये हमारा मेन मकसद था। मालूम नहीं होता है ना, नॉलेज नहीं बिल्कुल। होता है। पुलिस अगर आपको आ जाए, नोटिस दे जाए, वारंट दे जाए, समन्स दे जाए, या आपको उनके सामने पेश होने के लिए 41A का नोटिस दे, या कोई भी आपको नोटिस दे या पत्र व्यवहार करे कि आप हमको आके मिले या आपके घर आ जाए, तो आप जरूर जाइए, उन्हें कोऑपरेट कीजिए, पर अपने वकील से सलाह लेने के बाद। तो हर एक को लेकिन वकील का नंबर या फ्रेंड या कुछ तो होना चाहिए, बिल्कुल, कांटेक्ट करें, बिल्कुल। तभी ये कर सकते हैं ना, इसलिए। बिल्कुल। बिल्कुल। क्या पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है क्या? डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। एंटीसिपेटरी बेल, ये हमने मूवीज में और ऐसे सुने हुए, बेल कैसे मिलती है? सो एंटिसिपेटरी बेल, जिसको प्री अरेस्ट बेल भी कहा जाता है, अगर आपको पता चले कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर या ऐसा गुना दर्ज किया जाने वाला है जिसके बाद आपको अरेस्ट किया जा सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है, जिसको कहते हैं एप्रीहेंशन, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एंटिसिपेटरी बेल कर सकते हो। इसमें एक और चीज मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन जो साहब ने नहीं पूछा वो बता रहा हूं, एक होता है ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। अगर कोई और स्टेट में आपके खिलाफ केस है और आपको लगता है कि वो आपको आके अरेस्ट कर सकते हैं
ऐसा आपको लगता है, तब भी आप कोर्ट में जाके बता सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, तो आप मुझे प्री अरेस्ट बेल या एंटीसिपेटरी बेल या ट्रांजिट बेल ग्रांट कर दीजिए। वाह! क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई, बहुत बढ़िया। व्हाट्सएप पर थ्रेट या अब्यूज़ मिले तो क्या केस कर सकता हूँ? व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पर कभी थ्रेट कोई करता है ना, नहीं समथिंग डिफरेंट है, आई विल नॉट नेम। तो अगर कोई थ्रेट करता है या फ़ोन पे करता है तो क्या केस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, व्हाट्सएप भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे अगर कोई आपको कम्युनिकेट कर रहा है और वो अब्यूज़िव या थ्रेटनिंग लैंग्वेज है और अगर वो गुनाह है या ऑफ़ेंस है, तो आप उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर सकते हैं। बाद में नहीं तो बोले मैं मज़ाक कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन पता अगर नहीं चलता है ना अगर समटाइम्स। कोई ऐसा मज़ाक भी करता है, तो मज़ाक कोई जान-पहचानने वाला करेगा। बराबर, कोई अगर ऐस और जान-पहचानने वाले ने भी अगर ऐसा मज़ाक किया जो तो आपको कर पता सकते चल हैं। जाए कि ये मज़ाक नहीं और ये मज़ाक खराब हो सकता है, बिल्कुल, तो आपको उसके खिलाफ केस कर लेना कर चाहिए। सकते हैं। एफआईआर फाइल करने के बाद क्या उसे विथड्रॉ कर सकते हैं क्या? एफआईआर एक बार रजिस्टर होने के बाद कुछ ऑफेंसेस कंपाउंड किए जा सकते हैं कोर्ट ओके, के परमिशन से और एफआईआर क्वॉश किया जा सकता है। हाई कोर्ट के पास ये पावर्स होती है, प्रोवाइडेड आप प्राइमा फेसी ये केस साबित कर सकते हो कोर्ट में जाकर कि ये जो एफआईआर किया गया है आपके खिलाफ, आपका इसमें ना कोई रोल है, ना ही इसमें कोई तथ्य है और आप वो प्रूव कर सकते हो, तो एफआईआर क्वॉश किया जा सकता है। मतलब अगर मैंने किसी के बारे में एफआईआर किया और उसे विथड्रॉ कर सकते हो, यही एक क्वेश्चन है ना ये विथड्रॉ इसका? करने की हाँ, ये आपका क्वेश्चन था। वैसा ही ना? हाँ, वैसा ही ये क्वेश्चन तो है। ये उसके लिए भी ये लगेगा कोर्ट का, एक बार एफआईआर करने के बाद एक बार उसे विथड्रॉ एफआईआर नहीं कर सकते हैं। नहीं, एक बार आपने एफआईआर कर ओह! दिया, आपने क्रिमिनल लॉ को मोशन कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब मोशन सिर्फ कोर्ट रोकेगा। वेरी नाइसली सेड। बहुत सिंपल सिंपल डाउट्स तो बहुत क्लियर। लास्ट सेक्शन में ले लूंगा साइबर लॉ के हिसाब से, यस। जिससे आप हेल्प कर सकते हैं क्या? देखिए, कॉल्स रिकॉर्ड करना या घर में सीसीटीवी लगाना लीगल है क्या? घर में सीसीटीवी लगाना लीगल है। क्योंकि वो बहुत लोग कभी-कभी लगाते हैं, डिफरेंट रीजंस। कोई ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ओल्ड है, एग्ज़ैक्टली। ऐसे होता है, मेडिकली होता है, या कभी कुछ चोरी नहीं हो जाए इसलिए, या बच्चे होते हैं, आई डोंट नो, फॉर सम तो रीजंस। इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप जो भी चीज़ करते हो, उसके अगर पीछे की इंटेंट रॉन्ग है या क्रिमिनल है, तो अगर आप अच्छा भी कर रहे हो, तो वो एक ऑफ़ेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सीसीटीवी कैमरा आपके ऐसी जगह पे लगाया, जिससे आप किसी को हानि पहुँचाना चाहते हो, तो वो क्राइम है। पर वही सीसीटीवी फुटेज आपने इसलिए लगाया कि आप किसी की मदद करना चाहते हो। आप आपके परिवार पे सस्पिशन नहीं, सुपरविज़न नहीं, ख़्याल रखने के लिए कर रहे हो, तो सीसीटीवी लगाना गलत नहीं है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी रिसेंट में अगर आपने देखा होगा तो एक किसी कंटेंट क्रिएटर्स के कुछ प्राइवेट मोमेंट्स यस, लीक हो गए यस, और पूरा गूगल लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी जो गलती हो गई, तो वो ये थी कि उन्होंने वो प्राइवेट मोमेंट्स कैप्चर कर लिया। मैं आपके माध्यम से सभी सभी को यंगस्टर्स और नो यंगस्टर्स या जेन ज़ीज़ जो भी, आपको क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आपको समझ होनी चाहिए। दूसरी बात, एनीथिंग दैट यू पुट इट ऑन सोशल मीडिया, आई वुड लाइक टू मेक अनदर स्टेटमेंट हियर, एनीथिंग दैट इज़ देयर ऑन योर phone, don't think it is just there with you. If you are under that illusion that you have iPhone and you have best of the phones, and if you think it cannot be leaked, you are living in a very wrong रॉन्ग, bubble. बिल्कुल। बर्स्ट हो सकता है, जो उस परिवार के साथ हुआ। वो केस में तो ऐसा था कि उनके मित्र ने धोखा दिया, पर ऐसा जब वीडियो बना और उनको लगा कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको करना चाहिए था, या तो आपके अधिवक्ता, एडवोकेट और पुलिस दोनों के पास जाके सही सलाह लेते, तो वीडियो कभी वायरल नहीं हो सकता। सो नाइस, बिल्कुल। अभी जैसे इसमें आपने बताया कि मेडिकल ग्राउंड पे ठीक है, लेकिन हस्बैंड वाइफ काम से बाहर जाते हैं और मेड आते हैं जाते हैं, तो मैं सीसीटीवी उसके लिए बिल्कुल लगाता हूँ, लगा क्या सकते लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा कोई सकते प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। सिंपल क्वेश्चन। आपने कॉल रिकॉर्डिंग का भी एक बात पूछा अभी, हाँ, तो हाँ, मैं उस पे ही हाँ। बात, अगर आप वो कॉल कॉल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना, अभी तो वो आ रहा है कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, ये बताना पड़ता है। वो पहले वो आता नहीं था, डायरेक्टली करते थे। हाँ, तो अभी तो वो डायरेक्टली ही हो जाता है, सिस्टम जनरेटेड, कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रू, और पता भी चलता है सामने वाले को। यस। अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक हैक हो जाए, तो क्या करना चाहिए? अभी ये शायद आपके रिलेटेड नहीं हो, मुझे पता नहीं है, बट मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू या ऐसे कुछ, इसमें हम लोग हेल्प ले सकते हैं क्या किसी सो से? ऐसे वक़्त पे भी आपको उस लॉयर से संपर्क करना चाहिए जो साइबर फ्रॉड के केसेस देखता हो। देखता हूँ, बस, थैंक यू।
कोई मेरी फोटो बिना परमिशन पोस्ट करे तो एक्शन ले सकते हैं क्या? यस। वैसे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक दैट इज ऑल, हो गया। हाँ, मैंने कितने क्वेश्चंस ले लिए, बहुत सारे हैं और, बट मैं course. टाइम के रिलेटेड हम बिल्कुल। ये पॉडकास्ट को यहाँ पर रोकना चाहते हैं। और एक लास्ट राउंड आपका, एक 5 मिनट्स का जो है वो ये है कि हार्ट टू हार्ट। आप दिल से बात करना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मम्मी है उनके लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। आपके ब्रदर तो यहाँ पर ही है, उनके लिए मैसेज दें, लेकिन ऐसा हो जाए 5-10 साल के बाद, 15 साल के बाद ये मैसेज देखे तो याद रहे, या आपको के जो फीलिंग है वो आप प्लीज बात कीजिए। डैडी, आप कितने साल के थे तभी? So I was very young, 9.5 years old. तो आप तो उनके लिए भी अगर कुछ मैसेज है तो प्लीज विच एवर वे आप दे दीजिए। डैडी, मम्मी, ब्रदर, So नाम के साथ प्लीज, डोंट माइंड। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। और वाइफ आलिया जी, Yes. यस, उनके लिए पहला मैसेज दे दीजिए प्लीज, So वो भी देख रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। यस, So मैं कुछ लोगों का नाम लेकर उनको बोलना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। जैसे my mother is there, her name is सीमा काले, somebody who taught me, somebody who जिसने मुझे यस, जीवन के छोटी छोटी लेसन्स, लेसन्स दिए बहुत ही प्यार से। मैं आई वॉज अ वेरी नॉटी किड, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो उनसे दिल से बात कीजिए। हाँ, तो उसके लिए तो बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी माता जी का, कि उसने मेरे जीवन के हर मोड़ पे एक ऐसा सलाहकार, एक ऐसा मार्गदर्शन करने वाले लोगों को मेरे जिंदगी में लाया, कि जिस वजह से आप जैसे लोगों ने यहाँ पे मुझे बैठाने का मेरे को अवसर मिला। सो उससे जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो एक संदीप त्रिवेदी जी का नाम मैं लूंगा। ही इज एज गुड एज फादर, ही इज माई फादर, आई कैन से। फिर उनकी जो वाइफ है उनसे मुझे उतनी ममता मिली जितनी मुझे मेरी माँ से मिली। So nice. हर नेम इज कल्पना त्रिवेदी। फिर कमिंग टू माई ब्रदर हु इज अ बैकबोन मैं रखना एंड चाहूंगा, बिहाइंड। मैं चाहूंगा कि आप कैमरा में देखें और बोलिए, अपनी मम्मी को मैसेज दे दीजिए जो भी आपको लगता है। So मुझे मैं तो आपने बताया, बट उनसे बात कीजिए डायरेक्टली, मम्मी नाम लेके। मम्मी, मैं तो मतलब थैंक यू वुड बी टू स्मॉल, आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू। एंड जो जो लोगों को तूने मेरे जीवन में लाया, स्टार्टिंग विथ माय ब्रदर, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ भी उसी के वजह से आई है। सो नाइस, सो नाइस। सो मेरी वाइफ भी, और मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली जिसको मैं कहता हूँ, और एक्सटेंडेड वर्ड की वो फैमिली है, संदीप अंकल, कल्पना आंटी, मेरा जो बहुत ही प्यारा दोस्त है नाइजेल, उसके पेरेंट्स, स्पेशली उसकी मम्मी, इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मैं जैसा भी हूँ, जितना भी हूँ, और जहाँ पर भी हूँ। अभी तक मैंने सक्सेस तो देखी नहीं है, बट शुरुआत और कोशिश करता हूँ। वो कोशिश करने के लायक बनाने के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है, और इन लोगों को मुझसे जोड़े रखना और जुड़े रखना और जुड़े रहना भी, उसमें तेरा बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सुपर। अभी भैया के लिए, कैमरे के पीछे भी आप हैं, लेकिन फिर भी आप कैमरा में देख के बहुत, बात कीजिए, उनको देख के भी बात करेंगे चलेगा। बहुत जो भी डिफिकल्ट। दिल से है हाँ। प्लीज बोलिए। क्या होता है, हम भाइयों में ऐसा प्यार है कि हाँ, हम प्यार कभी, बताते नहीं है कभी कभी, हाँ, प्यार और बता, जताते नहीं है। सो ये एक मौका है। तो एक ही बात मैं उसे अपने बड़े भाई से कहूंगा, कि जिस तरीके से वो इनविजिबल होने के बावजूद भी हमेशा विजिबल रहा मेरे लाइफ के जर्नी में, मैं एक ही चीज जो रिटर्न रिटर्न तो नहीं बोलूंगा, मेरा फर्ज बनता है उसके परिवार के लिए भी मैं इनविजिबल रह के भी विजिबली हमेशा रहूंगा। सुपर। तो वो ही हम दोनों के लिए एक यूएसपी है। एब्सोल्युटली। और अभी मेरी जो वाइफ है, हाँ, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता आलिया जी सुनिए आपके लिए क्या कह हूं, रही है। उसका नाम अलीशा है। अलीशा, आई एम सॉरी, सॉरी। नो प्रॉब्लम, अब वो नाराज नहीं होना चाहिए बस। कैमरा मेरे पे, मैडम। सो जो अलीशा है, अलीशा जी सॉरी। यस। नहीं, सो अलीशा भी जो है मेरे जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर मेरे साथ खड़ी है, क्योंकि एक वकील के साथ शादी करके उनके साथ जीवन, एक फोकस आदमी के साथ जीवन बिताना बहुत ही टफ है। बिल्कुल। और I can only say that thank you for bearing me and always making sure the humor in me consistently is there, so I don't get depressed, so I don't get disappointed. सुपर। बहुत ख्याल भी रखती है, और ऑफिस में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
बुक माई विल का एक बैकबोन है वो। वेरी नाइस। तो मेरे ये ड्रीम्स हो सकते हैं, मेरे एस्पिरेशन हो सकते हैं, लेकिन अकेले मैं अचीव नहीं कर सकता। सो आई हैव गॉट अ वेरी गुड बेटर हाफ, सो आई एम सुपर वेरी थैंकफुल टू हर सुपर। एंड हर पेरेंट्स ऑल्सो, यस क्योंकि माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो मेरे बिल्कुल बिल्कुल। फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, और मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर इन लॉ भी है, यस प्लीज। जिनकी हमेशा हमारे पे आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग्स ट्रू होता है। ट्रू तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। एब्सोल्युटली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संदीप अंकल के लिए एक ही बात, दैट how much ever I give him gratitude or thank you is always going to be less, because एक यंग बच्चे, एक 10 साल के बच्चे को इतना ज्ञान से प्रेरित करना, अपने चरित्र से प्रेरित करना। माय अंकल डजंट हैव किड्स, बट आई हैव ऑलवेज ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू अश्योर हिम कि मैं इतना मस्ती करूँ और इतना परेशान करूँ कि उनको वो कभी एहसास नहीं हो कि ही डजंट हैव इट। आई एम देयर फॉर हिम। सो स्वीट। सो आई जस्ट वांट टू से हिम दैट आई लव हिम टू मच। सुपर। हम मिलना चाहेंगे उनसे। बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब एक बिगड़ेल, एक पढ़ाई में न रुचि रखने वाले बच्चे को एक वकील बनाना और इतना शेप देना इज नॉट एन इजी जॉब। सुपर सुपर। इट्स टफ। बहुत ही बढ़िया। आपने इतने स्वीट बातें की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी ये हमारी द एपीएन पॉडकास्ट शो की फैमिली है, हमारी बहुत बड़ी फैमिली, और ये फैमिली बढ़ रही है विद गॉड्स ग्रेस। और आप सभी के जितने सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं, तो आप भी हमारे फैमिली में अभी आ गए हैं, तो उनके लिए एक मैसेज जो दिल से आपके और उनके बीच में मैं नहीं आऊंगा, लेकिन द एपीएन पॉडकास्ट शो के गेस्ट, सॉरी ऑडियंस। मैं एपीएन पॉडकास्ट शो के गेस्ट, सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स और फैमिली और उनके होस्ट और उनकी वाइफ के बारे में एक बात कहूंगा। इन्होंने पूरे कॉन्वर्जेशंस में मुझे स्टार फील कराया है, मुझे सेलिब्रिटी फील कराया है, और बहुत ही बेटर फील कराया है। मैं इतना सेलिब्रेटेड लॉयर नहीं हूँ, मैं एक यंग लॉयर हूँ जिसने पूरी कोशिश करी है कुछ करने की। तो ऐसे यंग लॉयर्स को, ऐसे यंग टैलेंट को अगर वो इस तरीके से पेश कर रहे हैं आपके सामने, समाज के सामने, तो ये बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी कामयाबी वो कितने बड़े इंसान बन चुके हैं या लॉयर बन चुके हैं, कितने बड़े डॉक्टर बन चुके हैं, उसमें नहीं होती। कभी-कभी कामयाबी या इंसान की काबिलियत दिखाना भी ज़रूरी होता है, जो मुझे एपीएन पॉडकास्ट का जो शो है, और आप और भी गेस्ट को देखना, शायद आपको, मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, शायद आपको एक्सट्रीम ग्रेट पर्सनैलिटीज़ नहीं मिले, जो फेमस हो, बट जो पर्सनैलिटीज़ ये आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं सोसाइटी में, जो आम लोग हैं, जिन्होंने शायद 0 से 10 का ही सफ़र किया है, शायद 100 का सफ़र बाकी है, बट वो 0 से 10 का सफ़र भी बहुत कम लोग जीवन में कर पाते हैं। और ऐसे लोगों को ये आइडेंटिफ़ाई करके कोशिश कर रहे हैं कि उनके काम को सराहा जाए, आप तक पहुँचाया जाए और आप लोगों की मदद की जाए, which acts as an inspiration and motivation for a lot of people. Not everybody can become Ram Jethmalani, but everybody will have to start to become Ram Jethmalani. So that is what I would like to say to your family and to you, and उनके टीम में एक और जी है, मिलिंद जी है, बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं। आई कांट रेजिस्ट सेइंग दैट, तो बहुत ही अच्छा हमारी है। चाय फेमस होने वाली है। हाँ, प्लीज आके चाय ट्राई करना, Yes. बहुत ही अच्छे हैं वो भी, बहुत ख्याल भी रखते हैं गेस्ट का भी। तो आई थिंक सो यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कंटिन्यू डूइंग इट, गेट द डोंट गेट द बेस्ट, गेट द गुड। बेस्ट के लिए तो पूरा समाज है, एग्जैक्टली। गुड के लिए ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी कम है। सो प्लीज डू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड पीपल। बेस्ट विल मेक देयर वे, बट गुड शुड बी गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। श्योर श्योर श्योर। और हमारा पॉडकास्ट देखे, सब्सक्राइब ऑफ कोर्स ये चैनल को देखे, सब्सक्राइब भी करे और शेयर भी करे और लाइक भी करे। कुछ और ना कर सके तो बस लाइक और शेयर अगर आप कर रहे हो तो किसी को पता नहीं, शायद इसकी मदद हो जाए। नॉट विद एनी अदर इंटेंशन। लोग हमेशा वो आइकन्स आता है, आप सब्सक्राइब करें, ये कोशिश कर रहे हैं कोई, आप अगर इस कोशिश में बस सब्सक्राइब और शेयर कर दोगे तो मदद हो जाएगी। सो नाइस, सुपर सुपर। थैंक यू सो मच अमिर जी। और क्या बोलूं मैं, आई एम थ्रिल्ड एंड आई एम एक्साइटेड कि ये पॉडकास्ट कभी एयर हो जाए और लोगों के रिस्पॉन्स आ जाए, बिकॉज आपने इतने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और मुझे ये दिख रहा है कि हमारे और 2-3 डेफिनेटली पॉडकास्ट हो सकते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक, एंड विच कुड बी अ बेटर, जो आपका मकसद है। थ्रू आवर चैनल वी कैन डेफिनेटली ट्राई टू रीच पीपल, एंड हम कोशिश करेंगे। और
अवेयरनेस, एजुकेशन या जो भी दैट इज हेल्प द होता ओनली है मोटो, दैट इज द ओनली वो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। वेलकम। और दोस्तों, ये थे आमिर जी, एडवोकेट आमिर काले जी, और इनका पॉडकास्ट मतलब अभी खत्म मैं बोलूँ तो भी गलत होगा क्योंकि हम ये करते रहेंगे। लेकिन आज के पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा? क्या आपको बेस्ट चीज़ें लगी? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। खाली अच्छा है, गुड, इससे आप अगर कोई एक लाइन लिखेंगे तो हमें पता चलेगा एंड वी कुड डेफिनिटली उन तक तो पहुँचेगी बात, लेकिन और भी जो गेस्ट आ रहे हैं उनको भी पता चले कि यस ये चीज़ें आपको पसंद आ रही है। सो आई वुड डेफिनिटली एप्रिशिएट आप अगर एक मैसेज, एप्रिसिएशन या जो भी कमेंट लिखना चाहते हैं लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको और कौन से टॉपिक पे आप इनको बुलाना चाहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर लिख दीजिए, या और कोई गेस्ट जो आना मतलब आप चाहते हो कि यहाँ पर ले आए, तो आप ज़रूर लिख दीजिए। सो थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहेगा, तो हम ऐसे ही पॉडकास्ट एवरी फ्राइडे नेक्स्ट गेस्ट के लिए तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आज हम ये पॉडकास्ट को यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू, आमिर जी, थैंक यू। एंड हम मिलते रहेंगे।